Hi everyone. So we are starting with the next reading in your FSA, which is reading number 30, analyzing income statements. Okay, तो अपने next reading start कर रहे हैं आज analyzing income statement. If you see here, I have made a summary here कि अपने पास 5 LOS है to discuss. First LOS number A is about revenue recognition policy. मतलब what are the principles that we need to follow for the revenue recognition. Second is about the principles about expense recognition कि expense कैसे recognize करेंगे. Third is about non-recurring items which do not occur in the normal course of the business. Non-recurring items कभी के बाद होता है वो instance. Fourth is about EPS. LOS number D is about EPS, basic EPS, dilutive EPS. LOS number E is common size income statement and ratios. LOS number E is about common size income statement and ratios. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट या रेदर जो रीडिंग है ये अपने आप में काफी बड़ा रीडिंग है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के बारे में ये लोग पूरा ओपन करके डिस्कस किया हुआ है. ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग हाउ टू एनालाइज द इनकम स्टेटमेंट. देखो, एनालाइजिंग इट्स नॉट मोर अबाउट द कैलकुलेशन, इट्स अबाउट एनालाइजिंग द इनकम स्टेटमेंट. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेशन एंड एनालिसिस. जो अकाउंटेंट्स होते हैं जो अकाउंटेंट्स होता है उनका मेन काम रहता है कैलकुलेशन का. ठीक है, वेयर एज जो रिसर्च एसोसिएट होता है या फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सीएफए या लेवल 1 लेवल 2 करके इफ यू आर जॉइनिंग सम फर्म, सम से बुटीक फर्म वेयर यू हैव गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू हैव टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो प्लीज आप जब भी एफएसए सोचो तो ऐसा मत सोचना कि आपको कोई अकाउंटिंग का काम मिलेगा. इट विल बी मोर काइंड ऑफ एनालिसिस. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, यू हैव टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू हैव टू कमेंट अपॉन कि अपने को बाई रिकमेंडेशन सेल रिकमेंडेशन क्या देना है अपने क्लाइंट्स के लिए. फाइन, समझ में आ रहा है कि एफएसए का ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है इट्स नॉट अबाउट द कैलकुलेशन, इट्स नॉट अबाउट द अकाउंटिंग. कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कैलकुलेशन विल बी इन्वॉल्व, बट इट्स नॉट अबाउट अकाउंटिंग. इट्स अबाउट व्हाट, जो इनकम स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है, जो कैश फ्लो अपने पास है उसको अपने कैसे एनालाइज करके वी नीड टू कमेंट अपॉन दी स्टॉक. यार स्टॉक को कैसे अपने बाई करेंगे, सेल करेंगे या क्या करना है बेसिकली, व्हाट इज द रिकमेंडेशन. तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एनालाइजिंग द इनकम स्टेटमेंट. इट्स नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट. कहीं भी आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने नहीं बोलेगा, आपको एनालाइज करने बोलेगा जहाँ पे आपका इनकम स्टेटमेंट गिवन होगा. दैट फाइन. तो अपने आप में ये जो चैप्टर है काफी बड़ा है बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट दी कैलकुलेशन, इट्स अबाउट कि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी कंपनी क्या फॉलो कर सकता है, आपको नोट्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, कंपनी का नोट्स पढ़ना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट. एक्सपेंस पॉलिसी कंपनी क्या फॉलो कर रहा है, कोई रिकरिंग नॉन रिकरिंग आइटम्स है कि नहीं. ईपीएस का कैलकुलेशन जो कंपनी रिपोर्ट की है, ईपीएस दैट इज राइट और रॉन्ग, दैट वी हैव टू चेक. एंड फाइनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस ऑफ द कंपनीज, और सर दो कंपनी का अपने कंपैरिजन कर रहे हैं या सेम कंपनी का वी आर डूइंग दी परफॉर्मेंस ऑफ हिस्टोरिकल, अपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं एज कंपेयर टू करंट ईयर का. तो अपने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से और उसके बाद रेशियोज वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वी नीड टू फाइन. तो अपने यहाँ पे चैप्टर काफी बड़ा है तो एक काम करते हैं, एक एक चीज करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने एलओएस नंबर ए स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर आई बिगिन विथ एलओएस नंबर ए, क्या होता था 2023 के करिकुलम के अंदर में वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स आल्सो. तो अपने प्री रिक्विजिट बोलते हैं अब 2024 में, सबको पता होगा जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देयर इज अ प्री रिक्विजिट रीडिंग जहां पे इट इज अज्यूम कि आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द इनकम स्टेटमेंट. कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है दैट इज इम्प्लाइड दैट यू नो, बट इन 2023 वो नहीं होता था, वो आपके करिकुलम में ही इंक्लूड होता था. 24 में वो पोर्शन हटा दिया, इजी पोर्शन हटा दिया, बिकॉज ये बोल रहे हैं यू मस्ट हैव डन इन दी से बीकॉम एंड ऑल. तो ऑब्वियसली आपने किया है तो प्लीज उसको वापस से देखेंगे नहीं, वापस से करेंगे नहीं करिकुलम के अंदर में. इसलिए वो लोग ने कुछ पोर्शंस उठा के प्री रिक्विजिट के अंदर में डाल दिया, अज्यूमिंग दैट यू नो दैट. बट अपने क्लास के अंदर में वो चीज नहीं मानेंगे बिकॉज आप जब क्लास कर रहे हो आई कैन नॉट अज्यूम कि आपका बैकग्राउंड क्या है. यू मे बी अ सीए, यू मे बी अ नॉन सीए, यू मे बी अ बीकॉम, यू मे बी अ बीबीए, कोई इको कर रहा होगा, कोई हो सकता है इंजीनियर स्टूडेंट होगा. तो ऑब्वियसली वो एक डिस्पैरिटी हो सकता है अमंग्स द ऑडियंस. तो वो मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि आपको ये चीज तो पता ही है. फिर फाइन, तो अपने क्या वापस से बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली आई नॉट स्पेंड व्हाट यू से सब्सटैंशियल टाइम इन एक्सप्लेनिंग दी बेसिक थिंग्स, बट एक डिसेंट टाइम अपने स्पेंड करेंगे सो दैट अगर कोई के पास नॉलेज है या रेदर नहीं है, इट डजेंट मैटर. आप जीरो से स्टार्ट करिए, आप क्लास को देखिए अच्छे से. जीरो से जब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट 10-15 मिनट में एक
बिल्डअप हो जाएगा अबाउट द बेसिक थिंग्स, और उसके बाद वहां से अपने जो 2024 का करिकुलम है उसके हिसाब से अपने फॉलो करें। सर फाइन, इसका मतलब सर आप क्या प्री रिक्विजिट जो है उसको कवर करने वाले हो? यस, उसका कुछ पोर्शन में कवर करूंगा तो बिल्डअप फॉर योर 2024। आई होप दैट इज फाइन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे विद द बेसिक थिंग्स। सर बेसिक चीज समझाइए इनकम स्टेटमेंट के बेसिक्स। इसको उसी हिसाब से टैकल करना है आपको कि एग्जाम के टाइम पे ये बेसिक थिंग देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर दी योर ब्रश अप। बेसिक्स में सबसे पहला सर इनकम स्टेटमेंट, आईएस डिनोट करूंगा मैं, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगा, इनकम स्टेटमेंट आईएस। आईएस इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज पीएनएल, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका 11th 12th में कॉमर्स होगा या बीकॉम में होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। इनकम स्टेटमेंट और पीएनएल इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। तो अपने और क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस कुछ भी बोल सकते हो, दैट फाइन। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक एक इनकम स्टेटमेंट बिकॉज ये इनकम रिफ्लेक्ट करेगा, प्रॉफिट और लॉस बिकॉज ये प्रॉफिट या लॉस बताएगा कंपनी का, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स बिकॉज कंपनी का अर्निंग्स बताएगा, इट मे बी प्रॉफिट इट मे बी लॉस। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस बताएगा कि कंपनी जब बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो उसके अंदर में क्या रेवेन्यू हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द गेन और लॉस, व्हाट इज द प्रॉफिट और, तभी नाम है इसका क्या? स्टेटमेंट ऑफ। सब कुछ एक ही है, चारों नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लोग एमसीक्यू में कोई भी टेस्ट कर सकता है, बोल देगा स्टेटमेंट ऑफ फंडिंग या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, नेवर। फाइन, नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड इनकम स्टेटमेंट? एक बार अपने इनकम स्टेटमेंट को पकड़ते हैं एक टर्म को और उससे समझते हैं सर अपने को इनकम स्टेटमेंट चाहिए क्यों? एनालिसिस करने के लिए। Why do we need income statement? Sir, we need for our analysis. And why do we need for our analysis? Sir, it depend करता है मैं कौन हूँ, मतलब एज अ ऑडियंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हु आर देयर टारगेट ऑडियंस, मतलब कंपनीज व्हाट डू यू से इशूइंग द इनकम स्टेटमेंट, इशूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक पार्ट है इनकम स्टेटमेंट, तो कंपनी क्यों इशू कर रही है? बिकॉज सर अगर मान लीजिए मैं वैल्यूअर हूँ, अगर मान लीजिए मैं वैल्यूअर हूँ सर, इन केस ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन जो अपने ऑलरेडी टॉपिक किए, इक्विटी वैल्यूएशन जो अपने किए, क्या करते थे? वी यूज टू प्रोजेक्ट द डिविडेंड। इनफैक्ट डिविडेंड प्रोजेक्ट करने के पहले ईपीएस, अर्निंग प्राइस, कंपनी का नेट इनकम अपने प्रोजेक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस आता था। ईपीएस पे अपने पे आउट रेशियो लगाते थे तो उससे डिविडेंड पर शेयर निकलता था। सर वी नीड टू फोरकास्ट कंपनी का डिविडेंड्स, वी नीड टू फोरकास्ट एट व्हाट प्राइस विल बी एबल टू सेल द स्टॉक, और उसके सर क्या करते थे? आज अपने प्रेजेंट वैल्यू करते थे टू डिटरमाइन द कंपनी का वैल्यूएशन, तो अपने क्या बोलते थे? इंट्रिंसिक वैल्यू। देन वी यूज्ड टू कंपेयर विद द प्राइस एंड वी नीड टू कमेंट अपॉन कि अपने को क्या एक्शन लेना चाहिए, वेदर वी नीड टू बाई दी स्टॉक, वेदर वी नीड टू सेल दी स्टॉक, और वेदर वी नीड टू होल्ड दी स्टॉक। फाइन सर, सबसे पहला क्या पर्पस हुआ? सर वी नीड इनकम स्टेटमेंट फॉर द प्रोजेक्शन पर्पस। क्यों सर? बिकॉज इनकम स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन डेट कौन रिफ्लेक्ट करता है? बैलेंस शीट। जो पीएनएल होता है दिस इज व्हाट एज ऑन डेट या फॉर द पीरियड के लिए होता है, फॉर द पीरियड के लिए पीएनएल बनता है, ये थोड़ी होता है एज ऑन डेट। एज ऑन डेट मतलब क्या हुआ कि सर मान लीजिए आप 31 मार्च 2024 पे खड़े हो तो बैलेंस शीट होता है आपका क्यूमुलेटिव विच शोज यू व्हाट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इनकम स्टेटमेंट शोज यू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप एक साल के लिए इनकम स्टेटमेंट, for 1 year you are making the income statement, so income statement is required to check the financial performance of the for a given period of time, financial performance बताता the company for a given period of, मान लो एक साल के लिए, for a given period, and why do we need this? ये अपने को क्यों चाहिए? why we need this for say सर वैल्यूएशन पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है, वैल्यूएशन निकालना के लिए वी नीड इनकम स्टेटमेंट। सर करंट ईयर चाहिए प्लस वी कैन बिल्ड अप द प्रोजेक्शंस। सेकंड, इफ एज अ कंपनी यू वांट टू बोरो द लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? इनकम स्टेटमेंट मांगेगा आपका। क्यों सर? टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट बोरोवर। क्रेडिट वर्दीनेस की यार वो जो कंपनी जो लोन लेगी वेदर दे विल बी एबल टू रीपे और नॉट, तब उसका फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेगी। जो बोरोवर है जो बैंक है वो कंपनी का क्या चेक करेगी? सर फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेगी वाया इनकम स्टेटमेंट, क्या इसका प्रॉफिट है कि नहीं, वेदर दे विल बी एबल टू रीपे आवर लोन और नॉट। दैट इज वाई
लेंडर्स ऑल्सो रिक्वायर द इनकम स्टेटमेंट। सर वैल्यूअर चाहिए, वैल्यूएशन के लिए चाहिए, और लेंडर्स को चाहिए टू चेक द क्रेडिट, चेक क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए। दिस कैन बी द पर्पज ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसलिए चाहिए होता है। नाउ एक बार इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करें। लेट्स ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला आइटम क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में? रेवेन्यू। सबसे पहला आइटम क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि सर कंपनी अगर गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है, उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में कंपनी को क्या मिल रहा है? इफ कंपनी इज सेलिंग सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, व्हाट इज द अमाउंट दैट द कंपनी इज गेटिंग? दैट इज एक्चुअली व्हाट रेवेन्यू। कितना का आपने सेल्स किया, तो रेवेन्यू को अपने सेल्स भी बोलते हैं या टर्नओवर भी बोलते हैं। रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज सेल्स और टर्नओवर। सेल्स जो है वो थोड़ा नैरो टर्म है, रेवेन्यू और टर्नओवर जो है वो ब्रॉडर टर्म है। सबसे पहला क्या आएगा? फाइन, रेवेन्यू। नेक्स्ट is the cost of goods sold, cost of goods sold, COGS अपने बोलेंगे COGS क्लास में, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि सर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका खर्चा क्या लग रहा है, उसका खर्चा क्या लग रहा है, दैट खर्चा कैन बी अ डायरेक्ट एलोकेबल टू दैट प्रोडक्ट। सर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसमें अपना जो डायरेक्ट खर्चा लग रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? COGS। सर मतलब बताइए। मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल मैं ये टी शर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आई एम मेकिंग दिस टी शर्ट, आई एम मेकिंग दिस गारमेंट, मेरा ये काम है कि मैं एक टी शर्ट बनाता हूँ, मैं ये सेल करता हूँ टू द मार्केट। ये टी शर्ट बनाने के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, फ्रेट कॉस्ट इनकर किया, फ्रेट भाड़ा, ठीक है, रेंटल कॉस्ट इनकर किया, जहाँ पे मेरा फैक्ट्री है उसका रेंटल कॉस्ट पे कर रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूँ, प्लस वर्कर को सैलरी पे कर रहा हूँ टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। तो ऑल दिस कॉस्ट आर डायरेक्ट टू मेक दिस प्रोडक्ट और नॉट? यस, इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो क्या हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा आपका रेवेन्यू माइनस कॉग्स आता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना मार्जिन है सर? हाउ मच इज द मार्जिन? नेक्स्ट इज द सेल्स, SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस। जनरल, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, ये बन जाएगा SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। सर इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा इज ऑल आर इनडायरेक्ट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सर मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है, एक हुआ फैक्ट्री लोकेशन जहां पे ये टी शर्ट्स बन रहा है, एक हुआ हेड ऑफिस जहाँ पे फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स वाला बंदा से HR, ऑल दी टीम्स आर एक्चुअली सिटिंग। तो वो जो ऑफिस का खर्चा है, दैट इज ऑल्सो अ रेंटल कॉस्ट, दैट इज अ रेंटल कॉस्ट। वो ऑफिस का जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो रेंटल कॉस्ट लगेगा। और सर वो जो एम्प्लॉयज है वो लोग को मैं सैलरी पे करूंगा, वो जो एम्प्लॉयज है उसको सैलरी पे करूंगा। और सर जो लैपटॉप्स मैंने बाई किया, लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, लैपटॉप्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, मार्केटिंग का खर्चा लगेगा, मार्केटिंग एक्सपेंस, प्रोक्योरमेंट खर्चा, बहुत सारा इस तरीके का खर्चा हो सकता है। से एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, एडमिन का खर्चा, वो सब सारा खर्चा विल बी रिकॉर्डेड हियर। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा टू रन द बिजनेस, ठीक है। इज इट अ डायरेक्ट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट और इट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट? इट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो जो खर्चा मैं इनकर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस हेड को मैं अगर कोई सैलरी दे रहा हूँ, इट इज नॉट एलोकेबल टू दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इट इज फॉर द जनरल प्रोडक्ट। मतलब सारा प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिकली जो मेरा खर्चा लग रहा है, इट्स एक्चुअली व्हाट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब सर कोई खर्चा मैं डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ उस प्रोडक्ट को बनाने के। फाइन, सो दैट विल बी सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस SG&A, ये मेरा निकलेगा एबिडा, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट पे करने के पहले, टैक्स पे करने के पहले, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे करने के पहले, वो जो निकलेगा दैट विल बी एबिटा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस SG&A, एबिटा से माइनस करूंगा मैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्या डिफरेंस है? डिप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। डिप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, प्लांट एंड मशीनरी का सर जो वैल्यू कम हो रहा है ना,
हर साल वैल्यू कम हो रहा है, मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी बाय किया है, उसका हर साल वैल्यू कम हो रहा है, वो जो वैल्यू कम हो रहा है दैट इज एक्चुअली व्हाट, डिप्रिसिएशन। एमोटाइजेशन मतलब क्या हुआ, आई हैव बॉट सम इनटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसको मैं एमोटाइज करूंगा, उसका भी वैल्यू जो डिक्रीज होगा एवरी ईयर, उसको मैं अपने इनकम स्टेटमेंट में लेके आऊंगा एज अ खर्चा। इट्स अ डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डिप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल, एमोटाइजेशन इज फॉर इनटेंजिबल। जितना भी यूजफुल लाइफ है उस एसेट का, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स में आई विल एलोकेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ खर्च किया 10,000 रुपीज टू बाई दी एसेट, मैंने 10,000 रुपीज एसेट बाई किया, सर कौन सा एसेट, टेंजिबल या इंटेंजिबल, इट डजेंट मैटर। मान लो कोई सा भी एसेट बाई किया और उसका यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, मतलब मैं 5 ईयर्स तक यूज करूंगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब 2,000 का खर्चा मैं इनकम स्टेटमेंट में लेके आऊंगा फॉर नेक्स्ट। सर व्हाट अबाउट जो आपने खर्चा किया 10,000 आज, वो आज मेरे बैलेंस शीट में एज एन एसेट के फॉर्म में बैठेगा, मतलब वो कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब वो कैपिटलाइज हो जाएगा, एसेट बिल्डअप हो जाएगा, और एवरी ईयर वो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन के फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट में पास ऑन हो। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन हटा दिया तो बचा क्या, मैंने बोला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन हटाया तो बचा क्या, एबिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इनकम, तो अपने ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। के बाद क्या हटाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, आई, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेट लिए हुए, तो सर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस विल गेट रिमूव, जो बैलेंस बचेगा दैट इज नोन एज PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो इंटरेस्ट हटा दिया, इज इट फाइन, माइनस टैक्स, माइनस टैक्स, जो निकला तो अपने बोलते हैं इनकम फ्रॉम continuing operations, come from continuing operations, come from continuing operations। क्यों सर इनकम फ्रॉम continuing operations क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कंपनी का कोई एक ऐसा सेगमेंट होगा दैट इज मे बी कंपनी इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू, विच इज फिजिकली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल। सर नहीं समझ में आया, सर मान लो कंपनी का एक ऐसा अलग बिजनेस सेगमेंट है जहां पे कंपनी इस साल प्लान कर रहा है उसको सेल कर देगा, उस सेगमेंट को सेल कर देगा, मान लो वो सेगमेंट चल नहीं रहा, वो सेगमेंट चल नहीं रहा, फॉर एग्जांपल आईटीसी, आईटीसी इज प्लानिंग की जो एफएमसीजी वाला सेक्टर है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो जो चल नहीं रहा है उसको ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में शो नहीं करेगा, मतलब सर अगर मान लीजिए जो एफएमसीजी का एज अ सेगमेंट का कोई रेवेन्यू है, कोई प्रॉफिट है, कोई खर्चा वगैरह, वो इसके अंदर में शो नहीं करेगा, क्यों सर, उसको सेपरेटली शो करेगा, बिकॉज कंपनी का इस साल क्या प्लान है, उसको हटाने का, हटाने का प्लान है, या हटा दिया, या हटा दिया, तो वो हटा के सर जो बचा हुआ सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल पेपर सेगमेंट है, टोबैको है, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, काउंटिनिंग ऑपरेशन है, जहां से सर कंपनी को इनकम एक्सपेंसेस वगैरह इनकम आता है, खर्च करना पड़ता है ऑन दैट सेगमेंट, वो यहाँ पे रिपोर्ट, वो यहाँ पे उसका खर्चा एक्सपेंस विल गेट फाइन, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग। सर व्हाट अबाउट दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जहां पे कंपनी हैज डिटरमाइंड दैट इट विल सेल दैट सेगमेंट और इट हैज ऑलरेडी सोल्ड दैट सेगमेंट, कंपनी क्या तो प्लान कर रहा है इस साल कि उसको सेल करेगा या उसको सेल कर चुका है, सर जो सेल कर चुका है ना, तो जो भी इनकम या सॉरी गेन या लॉस हो रहा है, ठीक है, जो भी गेन या लॉस हुआ है सेल करने के बाद, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट या लॉस बचा दैट विल गेट रिपोर्ट कहाँ पे सर, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के नीचे। का मतलब प्लस और माइनस डिपेंड करता है, गेन है या लॉस है, डिपेंड करता है गेन या लॉस है, तो गेन और लॉस ऑन discontinued operations, discontinued operations, net of tax, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स पे करने के बाद, क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी तो आपने टैक्स पे किया है ना, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में भी तो यहाँ पे टैक्स पे किया है, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो आपने बेचा उसमें अगर आपको गेन हुआ तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर लॉस हुआ तो कोई टैक्स। गेन और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जो भी गेन और लॉस आ रहा है वो आप करोगे इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में, और उसके बाद जो आएगा व्हाट, नेट इनकम फॉर दी कंपनी, तो अपने क्या बोलेंगे, नेट इनकम, ठीक है, जो भी नेट इनकम, फाइन। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ से स्टार्ट किए सर, रेवेन्यू,
माइनस कॉग्स, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस SG&A एक्सपेंस आया एबिडा, एबिडा में we will remove what depreciation and amortization, we will get what EBIT or operating income, then we'll have to remove or subtract interest expense, we'll get PBT minus taxes, income from contract. उसके बाद सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सेपरेट रिपोर्टिंग होगा, फाइन, कंटिन्यूड ऑपरेशंस में मिक्स नहीं होगा, सेपरेट रिपोर्ट करेंगे। भाई व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा, सोच के देखो, एक बार सोचो कि क्यों अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को सेपरेटली शो करेंगे, क्यों नहीं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में शो कर रहे हैं। कि कोई के मन में आ रहा होगा पक्का कि सर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है और यहाँ पे तो आपने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लिखा है, तो व्हाई वी विल रिपोर्ट अंडर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दैट इज करेक्ट। सेकंड सोचो, जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट का काम क्या है, जो करंट ईयर का ये फाइनेंशियल्स आपको दिया है, पीएनएल दिया आपको, आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन करोगे कंपनी का इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करोगे, कंपनी कितना रेवेन्यू कमाएगा, व्हाट कैन बी द एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली फॉर द वैल्यूएशन पर्पस। सोचो जब तुम प्रोजेक्शन कर रहा है, अगर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का रेवेन्यू का एक्सपेंस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, अगर यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो तुमसे क्या मिस्टेक होगा एज एनालिस्ट, विल थिंक दैट that revenue or expense will come in the future also, but do you think is it about to come? No, because the company is planning to what, discontinue, सेल करने का प्लान कर रहा है। और अगर कंपनी गलती से ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का रेवेन्यू एक्सपेंस वगैरह अपने पीएनएल में इनकम स्टेटमेंट में डाल देता है, थिंकिंग दैट एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बाय चांस तो एनालिस्ट का जो प्रोजेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। दैट फाइन, समझ में आ रहा लॉजिकली कि क्यों सा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मैनेजमेंट को सेपरेटली शो करना पड़ेगा और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। एक तो बेसिक रीजन हो गया कि सर ऑब्वियसली दिस इज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दिस इज प्लानिंग टू सेल ऑफ, सो वी विल नॉट इंक्लूड, वी विल शो सेपरेटली। सेकंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि सर फॉर द फोरकास्टिंग पर्पस इफ मैनेजमेंट बाय एरर इंक्लूड दिस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का गेन लॉस और रेवेन्यू और एक्सपेंस, बाय मिस्टेक व्हाट एनालिस्ट विल डू, दे विल अज्यूम that all this revenue is expected in the future, which is not the true case, because company is planning to do what, discontinue that segment. Discontinued operations कब मानेंगे, जब सर वो जो बिजनेस सेगमेंट है, वो क्या है, फिजिकली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल, एंड ऑपरेशनली अलग है, फिजिकली भी अलग है एंड ऑपरेशनली भी अलग है। मतलब का जो सेटअप है, का जो ऑफिस सेटअप है या फैक्ट्री सेटअप है, कोई दूसरे प्रोडक्ट को हैम्पर नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का जो सेगमेंट है, जो आपका ऑफिस है, जो आपका फैक्ट्री है, दैट इज नॉट हैम्परिंग इधर योर टोबैको और से पेपर प्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली सेपरेबल एंड ऑपरेशनली भी क्या, ऑपरेशनली भी वो सेगमेंट क्या, इज इट फाइन, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और ये नेट इनकम में फर्दर क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है, इक्विटी में चला जाता है, बैलेंस शीट में जो नेट इनकम है फॉर दी पीरियड, ये कहाँ चला जाता है, सर ये चला जाता है आपका इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर में चला, फाइन, बैलेंस शीट के अभी तो बैलेंस शीट क्या होता है, एज ऑन डेट क्यूमुलेटिवली नेट इनकम। अब देखो ये जो नेट इनकम तो मैंने यहाँ पे लूजली लिख लिया, बट मेरे को और अगर थोड़ा सा डिक करना है, मानो इस कंपनी का, दिस कंपनी इज एक्स कंपनी एंड इट हैज सम सब्सिडरी, का सब्सिडरी भी है, दैट इज से वाई कंपनी, एक्स कंपनी है, इसका कोई सब्सिडरी है वाई कंपनी, और ये जो वाई कंपनी में सब्सटैंशियल होल्डिंग है एक्स कंपनी का, क्या है सब्सटैंशियल होल्डिंग, मतलब मेजॉरिटी इंटरेस्ट है उसका, मेजॉरिटी इंटरेस्ट है, मतलब मोर देन 50% होल्ड करता है वाई कंपनी। तो कंसोलिडेशन होगा, एक्स कंपनी और वाई कंपनी का फाइनेंशियल कंसोलिडेट करेंगे, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करेंगे। वाई कंपनी का सर जो भी एसेट लायबिलिटी है, जो भी इनकम एक्सपेंस है, वो एक्स कंपनी अपने बुक्स के अंदर में लेगा, ठीक है। अब एक्स कंपनी मैंने बोला वाई कंपनी में मेजॉरिटी होल्ड कर रहा है, दैट मेजॉरिटी इससे 80% होल्ड कर, 80% स्टेक वाई कंपनी का है, किसका सर, एक्स कंपनी का, वाई कंपनी में 80% स्टेक है। अब जब वाई कंपनी का ये इनकम स्टेटमेंट अपने बुक्स में लेगा ना, एक्स कंपनी जब कंसोलिडेशन करेगा ईयर एंड पे अपना फाइनेंशियल्स प्लस वाई कंपनी का पूरा इनकम एक्सपेंस एसेट बैलेंस शीट के अंदर में एसेट लायबिलिटी सब कुछ लेगा, तो वो पूरा 100% ले लेगा, पूरा का पूरा, मतलब वाई कंपनी का अगर रेवेन्यू से 100 करोड़ है, वो पूरा का पूरा अपने बुक्स के अंदर में ले लेगा, एक्सपेंस से 80 करोड़ है, वो पूरा का पूरा अपने बुक्स के अंदर में, बट उसको पूरा लेना चाहिए था या सिर्फ 80%, सिर्फ 80%, बिकॉज दे हैव अ होल्डिंग ऑफ ओनली 80% ना, तो आइडियली सर 80% लेना चाहिए था, हाँ, बट क्या कर दिया गलती से, पूरा ले लिया, भाई कंपनी का सर जो इनकम है वो पूरा का पूरा ले लिया, तो इसका मतलब
इनकम उसका इन्फ्लेट हो गया, ज्यादा दिखा रहा है ना भाई, कंपनी का पूरा ले लिया, उसको कितना दिखाना चाहिए था, ओनली 80%, रिमेनिंग 20% माइनस करो, रिमेनिंग 20% माइनस करो, तो 20% क्या करेगा यहाँ पे, तो एक्स कंपनी है विच इज द पेरेंट कंपनी, व्हाट इट विल डू, इट विल रिपोर्ट अ सेपरेट लाइन नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या बोला, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एक सेपरेट लाइन में दिखाएगा, सो दैट वो जो पूरा का पूरा 100% लिया हुआ था ना, 20% माइनस करना चाहिए था, वो 20% अलग से माइनस कर देगा पीएनएल के अंदर में, नेट इनकम के। फाइन सर, पूरा का पूरा रेवेन्यू ले लिया, पूरा का पूरा एक्सपेंस ले लिया आपने, इसका सब्सिडरी कंपनी का पूरा इनकम भी आ गया अपने बुक्स में, जबकि आना कितना चाहिए था, शुड हैव कम ओनली 80%, तो अपने कितना 100% ले लिए, सर 20% एक्सेस लिया, तो 20% कर देते हैं। 20% माइनस करने के लिए आप क्या दिखाओगे, सर वी ओ एज अ पेरेंट कंपनी, वी ओ टू दी सब्सिडरी कंपनी और रेदर दी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पे करेंगे, अपने को उसको देना पड़ेगा, दैट इज आवर अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के फॉर्म में वी विल शो ऑन दी। इज इट फाइन, यहाँ तक कंफर्टेबल, ये सब कुछ बेसिक्स चल रहा है, सारा प्री रिक्विजिट का डिस्कशन चल रहा है अभी तक, ठीक है, अभी अपने घुसे नहीं है, ये लोग डायरेक्टली रेवेन्यू से स्टार्ट किया, बट उसके पहले मेरे को चाहिए था कि आप पहले इनकम स्टेटमेंट समझिए कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू, सर रेवेन्यू इज द अमाउंट विच द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, और उसके एक्सचेंज में जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है कंपनी के लिए, एक्चुअली व्हाट रेवेन्यू, सिंपल, दिस रेवेन्यू कैन बी ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है ये हो सकता है सर ग्रॉस रेवेन्यू वर्सेस नेट रेवेन्यू। व्हाट डू वी मीन बाय ग्रॉस रेवेन्यू एंड व्हाट डू वी मीन बाय नेट रेवेन्यू, सर ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब सर कंपनी कितना पैसा मिलेगा कंपनी को फ्रॉम दी डेटर्स, या सर कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसे कितना पैसा मिलेगा। नेट रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कंपनी का कुछ रिटर्न्स भी होता है, मतलब कंपनी अलाउज इफ देयर इज सम डिफेक्टिव इन द प्रोडक्ट, कंपनी अलाउज फॉर द रिटर्न, आपने कोई सामान खरीदा कंपनी से और अगर कोई डिफेक्टिव लगा तो आप जाके रिटर्न कर सकते हो कंपनी को, तो सर कंपनी तो पूरा का पूरा पहले ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था, जब आपको सेल किया था वो पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रिटर्न द प्रोडक्ट टू द कंपनी एंड कंपनी विल एक्सेप्ट दैट एज अ रिटर्न, तो जो नेट रेवेन्यू होगा ना दैट विल बी लेस ऑफ दैट रिटर्न, जो रिटर्न कंपनी को एस्टिमेटेड है कि सर जो रिटर्न्स आ सकता है उसको क्या करेगा कंपनी यहाँ पे माइनस करेगा, बिकॉज वो रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज किया वो तो गलत है ना, बिकॉज देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट क्या होगा सर फ्यूचर में हो सकता है जो कस्टमर्स है वो रिटर्न करे, तो सर रेवेन्यू तो ज्यादा रिकॉग्नाइज हो गया, दैट इज वाई अपने क्या करेंगे नेट रेवेन्यू लेंगे विच इज नेट ऑफ व्हाट, विच इज नेट ऑफ। सेकंड सर कंपनी हो सकता है डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, बल्क डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को कि आपसे इतना क्वांटिटी खरीदो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट भी नेट ऑफ होगा, तो रेवेन्यू विल बी योर ग्रॉस रेवेन्यू माइनस योर प्रोविजन फॉर रिटर्न, सेल्स रिटर्न और सर द डिस्काउंट, तो जो भी डिस्काउंट्स होगा वो भी क्या होगा माइनस होके नेट रेवेन्यू अल्टीमेटली आपका कंसिडर होगा, ठीक है। सर इसका मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा फिर, बॉक्स कहां से माइनस करेंगे, ग्रॉस रेवेन्यू या नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू से, नेट रेवेन्यू से, बिकॉज अल्टीमेटली सर कंपनी के लिए ग्रॉस रेवेन्यू मैटर करता है नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, बिकॉज दिस नेट रेवेन्यू इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज नेट ऑफ विजन ऑफ सेल्स रिटर्न, कितना सेल्स रिटर्न हो सकता है, ठीक है, एंड सेल्स सेल्स, ये माइनस होने के बाद क्या आएगा आपका, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉक्स, कॉक्स का मतलब अपने ऑलरेडी बात कर लिए थे कि सर जो भी डायरेक्ट खर्चा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा सब सारा आएगा, उसके बाद क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एसजीएनए एक्सपेंसेस, ये भी बात की अपने, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, अगर अपने एसेट को कैपिटलाइज किए तो एवरी ईयर विल हैव टू रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन एंड, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसके बाद टैक्स, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, फिर डिस्काउंट, उसके बाद लास्ट में क्या सर अगर कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो भी आ जाएगा, दैट विल आल्सो गेट व्हाट, दैट विल आल्सो गेट व्हाट, इज इट फाइन, यहाँ तक बताओ कंफर्टेबल, परफेक्ट, नाउ एक और स्टेटमेंट बनता है तो अपने बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव, क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव, तो अपने बोलेंगे ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, फाइन, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्या होता है सर, इसके अंदर में 4 आइटम होता है, 4 आइटम। सबसे पहला आता है पेंशन एडजस्टमेंट, पेंशन लायबिलिटी और पेंशन एडजस्टमेंट का जो पेंशन लायबिलिटी है टू इट्स एम्प्लॉइज वो आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव। के बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन गेन और लॉस, ट्रांसलेशन गेन और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन गेन और लॉस। नेक्स्ट आता है अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, एएफएस, अवेलेबल फॉर सेल, सर ऐसा सिक्योरिटी जो कंपनी के पास अवेलेबल है सेल करने के लिए। कंपनी कोई कंपनी का से शेयर होल्ड करके रखा है, बट कंपनी जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं, अगर कंपनी को फायदा हो रहा है, इफ कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट इट कैन सेल, ठीक है। तो उससे जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होगा, अनरियलाइज्ड मतलब कंपनी अभी सेल नहीं किया है, जैसे फाइन 100 में खरीदा था और अभी दाम चल रहा है 120, दाम चल रहा है 120, कितना का गेन, 20 का गेन। गेन क्या, ये रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, क्योंकि कंपनी हैज नॉट येट सोल्ड दैट सिक्योरिटी, अभी तक कंपनी ने सेल नहीं किया, फाइन सेल करेगा। अनरियलाइज्ड गेन या हो सकता है अनरियलाइज्ड लॉस भी हो सकता है, रेट में खरीदा था, द प्राइस बिकेम 90, तो देयर कैन बी $10 का लॉस, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन हेजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में कंपनी इज हैविंग एक्सपोजर एंड कंपनी इज हैविंग सम अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। तो पेंशन लायबिलिटी कंपनी का फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन और लॉस, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन मतलब क्या हुआ सर, कि कंपनी अगर मान लो से कोई प्रोडक्ट बाई किया एंड देर इज अ फॉरेक्स करेंसी इन्वॉल्व, फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड, या प्रोडक्ट बाहर से बाई कर रहे हो या बाहर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 2 एक्सपोजर होता है, एक सर वहां का प्राइस, सेकेंड वहां का करेंसी, देयर इज अ करेंसी एक्सपोजर ऑल्सो। उस करेंसी फ्लक्चुएशन से जो भी गेन और लॉस होगा दैट विल गेट रिपोर्ट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 4 आइटम आए, पेंशन लायबिलिटी, पेंशन एडजस्टमेंट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन और लॉस, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल एंड अनरियलाइज्ड डेरिवेटिव। आईएफआरएस और यूएस गैप, आईएफआरएस एंड यूएस गैप, आईएफआरएस क्या हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, यूएस गैप। तो ये दोनों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये अलाउ करता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो है, पीएनएल स्टेटमेंट एंड ओसीआई को आप सेपरेटली शो कर सकते हो या अलग अलग शो कर, कैन शो सेपरेटली और इट इज अलाउड टू क्लब टुगेदर, एक साथ आप शो, तो अपने बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर में आपने क्या शो कर दिया, पीएनएल भी एंड अदर ओसीआई, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है इनकम स्टेटमेंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ अदर, दोनों को जब आप क्लब कर देते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाता है, आईएफआरएस एंड यूएस गैप अलाउ करता है, राइट, परफेक्ट। यहाँ तक मैं ये सारा चीज बेसिक्स का, मेन चीजों में जाते हैं। एलओएस नंबर ए इज अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एलओएस नंबर ए क्या, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, चलिए देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब, एलओएस नंबर ए, ठीक है, मैं यहाँ पे कम लिखूंगा बिकॉज ये लोग का अप्रोप्रिएटली लिखा हुआ है स्क्वाइजर के अंदर में, एक्सप्लिसिटली लोग एग्जाम्पल वगैरह देके आई कंपेयर्ड दी को रीडिंग्स एंड स्क्वाइजर, तो ये लोग सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पे लिखूंगा, अदरवाइज वी कैन डू डायरेक्टली फ्रॉम दी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, describe general principles of revenue recognition, specific revenue recognition application and implications of revenue recognition choices for financial analysis। से पहला जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन,
तो व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू? अब तो आपको समझ में आ गया कि सर जहाँ पे अपने कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, वी आर दी सेलर एंड कोई अपना कस्टमर है, बायर है, वो अपने से कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, तो सर उसके अगेंस्ट में सर मेरे को पैसा मिल रहा होगा, उसके अगेंस्ट में मेरे को पैसा मिल रहा होगा, सर उसको अपने क्या लेंगे? रेवेन्यू लेंगे। तो अपने क्या लेंगे? सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट दी कैश। सर जब मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, उसके अगेंस्ट में आई एम रिसीविंग दी कैश, तो कैश आ जाएगा मेरे पास। कैश आ जाएगा मतलब मेरा एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, एसेट्स बैलेंस शीट में इंक्रीज हो जाएगा, एसेट्स, मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। सर रेवेन्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, कि मैंने सर गुड्स बेचा है कस्टमर को बट अभी पैसा नहीं मिला है, आई विल गेट द मनी आफ्टर से 30 डेज के बाद। 30 डेज के बाद क्या बनेगा सर? मेरे पास पैसा आएगा, तो 30 डेज तक मेरा आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, 30 डेज तक मेरा पैसा आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। तो सर जो कस्टमर को मैंने माल बेचा है, जो कस्टमर को मैंने सेल किया है, दैट विल बी नोन एज व्हाट? डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स बोलते हैं उसको। और अपने बैलेंस शीट में क्या आता है सर? अकाउंट्स रिसेबल के फॉर्म में आता है, अकाउंट्स रिसेबल कि सर नेक्स्ट 30 डेज में मेरे को उससे पैसा मिलेगा। सर फाइन। तो रेवेन्यू दो दो टाइप का हो सकता है, इट कैन बी सर कैश और इट कैन बी क्रूड या क्रूवल। फाइन। कैश मतलब आपके पास पैसा आ गया, आपने सामान बेचा एंड यू गॉट दी कैश। तो सर कैश होने से क्या होता है? मेरा बैंक इंक्रीज हो जाता है, कैश मतलब आपके पास बैंक पे पैसा आ गया, आपका एसेट इंक्रीज हो जाता है, आपका रेवेन्यू आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू आ जाता है। फाइन। कैश आ गया, रेवेन्यू आ गया। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री एक बार बताऊं? अकाउंटिंग एंट्री ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड, बट अकाउंटिंग एंट्री बताने से क्या होता है, थोड़ा सा चीजें इजी हो जाती है किसी का अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो। जब पैसा आया तो अपने बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, टू रेवेन्यू। सर फाइन। तो ये जो कैश है, दिस इज माय बैलेंस शीट आइटम, ये जो रेवेन्यू है ये मेरा क्या? इनकम स्टेटमेंट आइटम है। तो सर बैलेंस शीट मैच कैसे करेगा? अब बैलेंस शीट में कैश लेके गए, लाइबिलिटी में भी तो आना चाहिए ना कोई चीज, तभी तो बैलेंस शीट मैच होता है। तो सर रेवेन्यू जो मेरा इनकम स्टेटमेंट में आया, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट के फॉर्म में आके इक्विटी में चला जाएगा, बैलेंस शीट में कैश। सेकेंड इज अक्रूवल। अक्रूवल मतलब क्या हो गया? क्रेडिट। सर आप कोई उधार पे कोई को सामान बेच रहे हो, उधार पे कोई को सामान बेच रहे हो तो एंट्री क्या होता है? सर सबसे पहला वो डेटर्स बनता है, डेटर्स डेबिट टू रेवेन्यू, डेटर्स डेबिट टू रेवेन्यू, कि मैंने सामान बेचा तो रेवेन्यू तो मेरे पास आ गया, मतलब रेवेन्यू तो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। और क्या रिकॉग्नाइज किया? एसेट साइड में डेटर्स। सर अब डेटर से मेरे को 30 डेज के बाद पैसा आएगा, तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो डेटर डेटर्स कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो गया? बैंक टू रेवेन्यू। अभी तो वही बोल रहे थे, कैश टू रेवेन्यू या बैंक टू रेवेन्यू। सर फाइन। बट यहाँ पे तुरंत पैसा नहीं आएगा सर, फ्यूचर में आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर में आएगा। सर फाइन। क्रेडिट पे आप समझ। तो कैश अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल। बट व्हाट इज द प्रैक्टिस दैट इज अलाउड? कैश अकाउंटिंग अलाउड है? नहीं। अक्रूवल अकाउंटिंग अलाउड। दैट फाइन। अक्रूवल अकाउंटिंग, अब जो फॉलो होता है प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट? अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब सर रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड नॉट रिसीव्ड। सर रेवेन्यू तब अपने रिकॉग्नाइज करते हैं, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू अपने जब रिकॉग्नाइज करते हैं जब अपने अर्न कर लेते हैं, अर्न एंड नॉट रिसीव्ड, एंड नॉट रिसीव्ड। रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड नॉट रिसीव्ड। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ सर अपने सामान बेचे थे इन द मंथ ऑफ मार्च 2024, मार्च 2024 में अपने सामान बेचे, उसका पैसा कब आएगा सर? उसका पैसा आएगा अप्रैल में। इसका मतलब कैश में बेचे या अक्रूवल? अक्रूवल पे, क्रेडिट पे बेचे। मैंने बोला मार्च में बेचे, पैसा आएगा कब? अप्रैल में। तो कोई के मन में आ रहा होगा सर अप्रैल में पैसा आएगा तो अप्रैल में रिकॉग्नाइज करो ना रेवेन्यू। मैंने क्या लिखा? टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड। आपने अर्न कब कर लिया? आपने कब गुड्स को सेल कर दिया कस्टमर्स को? इन द मंथ ऑफ मार्च और इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मार्च। तो रेवेन्यू कब का होगा? रेवेन्यू कब का होगा? सर पैसा तो अप्रैल में आ रहा है, आने दो। पैसा तो सर अप्रैल में आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर पैसा आना इज नॉट द पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। द पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू इज व्हेन यू हैव एक्चुअली अर्नड। आपने अर्न कब कर लिया सर? जब हमने सामान सेल कर दिया, जब हमने सामान कस्टमर्स को सेल कर दिया, हमने सामान गुड्स ट्रांसफर कर दिया टू दी बायर, उस समय आपका क्या होगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा इन योर। फाइन। तो कैश सिस्टम वर्सेस अक्रूवल।
एक्रूअल सिस्टम कब बोलता है कि सर जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हो, अर्न कर लेते हो, उसी समय क्या करो, रिकॉग्नाइज, एंड नॉट जब हो सकता है रिसीव हो रहा होगा सर 2-3 मंथ्स के बाद, तो जो पैसा आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, जब आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया उस समय क्या करो आप, फाइन। दैट इज द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू। सर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज, इनफैक्ट पूरा डिस्कशन इसी के अराउंड है, अक्रूवल सिस्टम के, अक्रूवल सिस्टम ऑफ रेवेन्यू के अराउंड। सर व्हाट इफ अगर अपने पास पैसा एडवांस में आ गया, तो देखिए मन में आया होगा कि सर अगर मान लीजिए जो कस्टमर है अपने को एडवांस में पैसा दे दिया, तो सर अपने कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे के अंदर में। आपके पास अगर एडवांस में पैसा आ गया, इसका मतलब यू हैव टू क्रिएट अ लायबिलिटी, मींस कस्टमर हैज गिवन यू द मनी इन द मंथ ऑफ से अप्रैल, वेयर एज यू विल सेल द गुड्स इन द मंथ ऑफ से मे। मे में आप सेल करोगे, बट पैसा कब आ गया आपको, सर पैसा आ गया अप्रैल में। सर अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा, बैलेंस शीट, फाइन। थोड़ा सा मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, सो दैट थिंग्स बिकम इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा। सर पैसा आया मेरे को एडवांस में, सर मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, दिस इज एसेट, लायबिलिटी। साथ ही साथ सर जब मेरे को पैसा मिला ना, तब इन द मंथ ऑफ अप्रैल, साथ ही साथ में एक और लेग यहाँ पे लायबिलिटी में दिखाऊंगा, दैट विल बी अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू, और डेफर्ड रेवेन्यू, नाम देखो ना, अनअर्न्ड रेवेन्यू। आपने एक्चुअली वो रेवेन्यू अर्न किया है क्या, नहीं। रेवेन्यू कब अर्न होगा, रेवेन्यू कब अर्न होगा, जब आप गुड्स ट्रांसफर कर दोगे टू दी कस्टमर। बट आपने गुड्स ट्रांसफर किया इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, नो, वी विल ट्रांसफर इन दी मंथ ऑफ व्हाट, मई। बट आपके पास पैसा कब आ गया, अप्रैल में, तो आप कैसे उसको रेवेन्यू ले सकते हो, आप कैसे अप्रैल का रेवेन्यू ले सकते हो, सर अप्रैल का तो रेवेन्यू है नहीं, अप्रैल का तो रेवेन्यू है नहीं, बिकॉज सिर्फ पैसा एडवांस में है। सर गुड्स कब ट्रांसफर होगा, गुड्स ट्रांसफर होगा इन दी मंथ ऑफ मई, का मतलब सर ये अप्रैल मंथ का रेवेन्यू होगा, नहीं। सर ये कब का रेवेन्यू होगा, मई। सर अप्रैल में तो पैसा आया, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। सर मेरे पास पैसा आया और मैंने एक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लिया फॉर माय कस्टमर, दैट आई विल हैव टू सेल द गुड्स, आई विल हैव टू डिलीवर द गुड्स टू दैट कस्टमर, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ में सर मैं गुड्स ट्रांसफर। अकाउंटिंग एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू, फाइन, जब पैसा आया तब। ये है से अप्रैल मंथ का। सर मई में जब एक्चुअल में सेल्स होगा, जब मई में एक्चुअल में सेल्स होगा, तब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। देखो, आपने अनअर्न्ड रेवेन्यू एक लायबिलिटी क्रिएट किया हुआ है, जब आप मई में गुड्स ट्रांसफर कर दोगे, कस्टमर को सेल कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, तो ये लायबिलिटी विल गेट नॉक ऑफ। ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू वाला लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज अगर क्रेडिट है, कोई भी चीज अगर क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट में, तो नॉक ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट। अनअर्न्ड रेवेन्यू आपका डेबिट हो जाएगा, earned revenue will get debited to revenue, to revenue. That's fine, revenue आ जाए। If you combine these two entries, if you combine these two entries, तो actually तुम देखो earned revenue डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल, बना क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। बट बैंक में पैसा कब आया, अप्रैल, रेवेन्यू कब बनेगा, वो रेवेन्यू कब बनेगा, दैट फाइन, चीज समझ में आ रहा है, इट्स वेरी इजी। ऑब्वियसली ये लोग अकाउंटिंग एंट्री से नहीं समझाया आपको, बिकॉज अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड भी नहीं है। वो लोग क्या बोलता है कि आपके पास बैंक में पैसा आ जाएगा, अर्नड रेवेन्यू बोल के लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, और जब आप सेल करोगे गुड्स उस समय अर्नड रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे समझेंगे ये चीज, अगर कोई का अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा ये लैंग्वेज पिकअप करना। बट आई होप बैलेंस शीट बना के आपको चीज समझ में आया होगा कि सर पहले जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट रिकॉग्नाइज करूंगा, टू अर्नड रेवेन्यू एक लायबिलिटी क्रिएट कर दूंगा, जब नेक्स्ट मंथ में वंस आई विल सेल दी प्रोडक्ट्स, तो मेरा जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा और रेवेन्यू बन जाएगा, और रेवेन्यू ये क्या होगा, दिस विल बी इन केस ऑफ एडवांस, पैसा आपको एडवांस में रिसीव, अब ये वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, ये टॉपिक ही यही है ना। सर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको गुड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा टू दी कस्टमर, सर सामान बेचना पड़ेगा, गुड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, या
सर्विसेज आपको देना पड़ेगा, सो दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना अबाउट ऑफ द गुड्स, कि सर मेरे अब से मेरे फैक्ट्री में नहीं है वो गुड्स, उसको ट्रांसफर हो गया है सर, कस्टमर ओनरशिप ले लिया गुड्स का, क्या कस्टमर ओनरशिप ले लिया या लीगल टाइटल ले लिया गुड्स का, उसको डिलीवर हो गया, अब सेलर का कोई रिस्क नहीं है, कोई भी उस प्रोडक्ट को कुछ होता है तो अल्टीमेटली द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू whom, द बायर और टू द कस्टमर, देन ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज द, तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रेवेन्यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड वंस गुड्स और सर्विसेज हैज बीन डिलीवर्ड, और रिस्क एंड रिवॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन व्हाट, ट्रांसफर्ड, कि आपने रिस्क और रिवॉर्ड क्या कर दिया, ट्रांसफर कर, देन ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज, तब आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अकाउंट्स रिसेबल वगैरह ये लोग समझाया जो अपने डिस्कस कर लिए, वारंटी, हाँ एक और चीज है यहाँ पे क्या लिखा है लोग, रेवेन्यू इज रिपोर्टेड नेट ऑफ एनी रिटर्न्स, जो अपने बात किए थे बेसिक्स वाले में, सर ग्रॉस रिटर्न माइनस रिटर्न, नेट रिटर्न, अब जो रिटर्न्स वगैरह वो सब माइनस करेंगे, एंड अलाउंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट, जैसे एस्टिमेटेड वारंटी प्रोविजन, फॉर एग्जांपल से मैं, मेरा जो काम है वो बैग्स बनाने का, बैग्स, ठीक है, स्कूल बैग्स वगैरह मैं बनाता हूँ, एंड स्कूल बैग्स के लिए आई गिव यू अ वारंटी ऑफ से नेक्स्ट 3 इयर्स, 3 साल का मैं आपको वारंटी देता हूँ। सर कस्टमर्स अगर आएगा, मान लो कोई डिफॉल्ट होगा तो मेरे को वो बना के देना पड़ेगा, जो से कुछ डेफिसिट आ जाता है, कुछ खराबी हो जाता है, तो हैव टू से एक्सचेंज दी बैग्स, तो वो बैग लूंगा और उसके बदले में क्या, तो न्यू बैग दूंगा, तो वो जो खर्चा आएगा ना एज अ कंपनी के लिए, उसका भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, नॉट दी सर एक्चुअल जब वो रिटर्न आएगा ना उस समय नहीं, समय नहीं, क्योंकि मान लो सर आपने बैग बेचा इन दी मंथ ऑफ मार्च, बैग बेचा कब, इन दी मंथ ऑफ मार्च, सर वारंटी एक्सपेंस, तो आपका वारंटी का जो आपका क्लॉज है दैट इज फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, कस्टमर आया आफ्टर 1 ईयर के बाद, कस्टमर आया आफ्टर 1 ईयर के बाद, क्या यार आपके बैग में ये प्रॉब्लम है, दिस तो यू हैव टू एक्सचेंज दैट, तो वो जो खर्चा एक्चुअल होगा वो कब होगा, वो तो आफ्टर 1 ईयर होगा, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यू हैव टू मेक अ प्रोविजन बिफोर ओनली, अब जब आप रेवेन्यू आ रहा है उस प्रोडक्ट से, उसी समय क्या करो, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा वो भी रिकॉग्नाइज, तो अपने बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, कि सर हमने कोई बैग बेचा है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको भी क्या करो आप उसी ईयर में या उसी मंथ में रेदर क्या करिए, रिकॉग्नाइज करिए, मैचिंग प्रिंसिपल, वही बोल रहे एस्टिमेटेड वारंटी प्रोविजन यू हैव टू व्हाट, नेट ऑफ अगेंस्ट दैट रेवेन्यू से क्या कर लो कम, नॉट कि सर जब एक्चुअल में खर्चा आएगा ना तब देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अलाउ नहीं करता, बोलता है कि खर्चा पहले रिकॉग्नाइज कर, तब इट विल बी मोर कंजर्वेटिव अप्रोच, इट विल बी मोर कंजर्वेटिव अकाउंट, तो रेवेन्यू इज रिपोर्टेड नेट ऑफ एनी रिटर्न एंड अलाउंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड प्रोविजन एंड कस्टमर डिस्काउंट, अनअर्न्ड रेवेन्यू वाला चीज आपने समझ लिए, जैसे लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन बिजनेस का, बहुत ज्यादा चल रहा है अभी तो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन बिजनेस चल, यहाँ पे यू पे इन एडवांस, आपने क्या किया 1 साल का, सर फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का अपने वो ले लिया सब्सक्रिप्शन ले लिए, नेटफ्लिक्स का अपने सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 ईयर का, से 500 रुपीज पर मंथ, तो 6,000 रुपीज का रेवेन्यू सर नेटफ्लिक्स अपने बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कब रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, नेटफ्लिक्स ने तो एडवांस ले लिया, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हैज टेकन व्हाट एडवांस फ्रॉम यू, राइट, बट सर्विसेज आपको कब मिल रहा है नेटफ्लिक्स से, नेक्स्ट 1 ईयर में मिलेगा, इसका मतलब सर जो 6,000 का रेवेन्यू है, क्या नेटफ्लिक्स अपने बुक्स में फर्स्ट मंथ में ही रिकॉग्नाइज कर लेगा क्या ऑफ द ईयर, वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा, सर बैंक में 6,000 आया, एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा ऑफ द अनअर्न्ड रेवेन्यू, और उसके बाद जैसे जैसे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 500 रुपीज का एवरी मंथ, अप्रैल में 500 का, मई में 500 का, जून में 500 एंड सो 500 रुपीज का, सर जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते जा रहा है एवरी मंथ एंड पे वो 500 का रेवेन्यू अपने के अंदर में इनकम स्टेटमेंट में, फाइन, 6,000 का बैंक अकाउंट, 6,000 का अनअर्न्ड रेवेन्यू, यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू 500 का कैंसिल होगा, 500 का कैंसिल होगा और 500 रेवेन्यू पीएनएल के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू आ जाए, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर में ये जो एडवांस रिसीव्ड है ना बहुत ज्यादा, मैगजीन्स वगैरह भी अपने लेते हैं एज अ से मेंबर, तो अपने क्या करते हैं उसको एडवांस में पे कर देते हैं, अगेंस्ट में सर जो मैगजीन कंपनी है जो सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रही है वो कब रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू, एज एंड व्हेन दिस सर्विसेज और गुड्स हैज बीन व्हाट, जब जब गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हो रहा है उस मंथ में या उस ईयर में द रेवेन्यू विल व्हाट
अब आपके इनकम स्टेटमेंट देखो, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हेन द सब्सक्रिप्शन इज परचेज्ड द अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी इज क्रिएटेड। देख लो, जो मैं आपको बता रहा था कि ये लोग टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म से समझाया सो दैट आपको दिमाग में रहे। अनअर्न्ड रेवेन्यू इज क्रिएटेड एंड मैगजीन इश्यूज आर डिलीवर्ड। जब डिलीवर हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा एंड द लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड। विच लायबिलिटी? अनअर्न्ड रेवेन्यू वाला लायबिलिटी डिक्रीज हो गया ना, फाइन। नेक्स्ट, कन्वर्ट स्टैंडर्ड अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप। कन्वर्ट स्टैंडर्ड क्या हुआ? देखो, आईएफआरएस और यूएस गैप जो है, दो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आईएफआरएस एंड यूएस गैप। आईएफआरएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो यूएस गैप है, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी अलग अलग मानता था, अलग अलग। यार आईएफआरएस के हिसाब से ऐसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यूएस गैप के अकॉर्डिंग दिस शुड बी द वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। आईएफआरएस और यूएस गैप क्या किया? एक कन्वर्ज स्टैंडर्ड माना। मतलब सर आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों कन्वर्जेंस किया। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? मिला, ठीक है, करके एक सिंगल स्टैंडर्ड बोला। बोला कि यार अपने ना इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कन्वर्जेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। बैक इन May 2014 में, May 2014 के अंदर में देयर वाज कन्वर्जेंस स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट द रेवेन्यू विल गेट। पूरा कन्वर्जेंस स्टैंडर्ड अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप टेक्स प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू रिकॉग्नाइज द to revenue recognition issues. The central principle is that firm should recognize the revenue when it has transferred the goods and services. मैंने बोला आपको, सर गुड्स और सर्विसेज जब ट्रांसफर हो गया तभी क्या करेंगे? अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दिस इज कंसिस्टेंट विद द familiar ट्रूअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड एंड नॉट। पूरा कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? जब आपने अर्न कर लिया है, रिसीव नहीं किया। एंड अर्न का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन व्हाट? जब ट्रांसफर हो गया, ठीक, कस्टमर को जब ट्रांसफर हो गया तब क्या मानेंगे? रेवेन्यू अर्न कर लिया, जब अर्न। नाउ देयर आर 5 स्टेप्स टू बी क्वालिफाइड एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कन्वर्जेंस स्टैंडर्ड है, वो बोला आपको 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। पहला स्टेप इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। जो बायर है और जो सेलर है उसके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द। सर व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? क्या ऑब्लिगेशन है बाय द सेलर? सेलर का कुछ ऑब्लिगेशन होगा, बायर का कुछ ऑब्लिगेशन होगा। सर दोनों का राइट्स होगा, दोनों का ऑब्लिगेशन होगा। सर सेलर का क्या ऑब्लिगेशन है? कि उसको सामान बेचना है, उसको सामान ट्रांसफर करना है टू द बायर। बायर का क्या ऑब्लिगेशन है? उसको पैसा देना पड़ेगा वंस दे हैव गिव द गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट हैज टू बी सेपरेट एंड हैज टू बी अ डिस्टिंक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो। थर्ड इज ट्रांजैक्शन प्राइस। किस प्राइस पे सर जो सेलर है वो बायर को सामान बेच रहा है? ट्रांजैक्शन प्राइस। फोर्थ इज एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द। सर अगर मान लीजिए कोई गुड्स डिलीवर हो रहा है, वो सेम मंथ में नहीं हो रहा है, 5 मंथ्स में हो रहा है, 5 मंथ्स में गुड्स डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो सर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा ना, जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा, जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, वो 1 मंथ में नहीं 5 मंथ में होगा। बिकॉज सर the entire goods and services are not getting sold to the customer into a single month. उसको जो ट्रांसफर हो रहा है वो 5 मंथ्स में हो रहा है। एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या, सॉरी नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप क्या करोगे? एलोकेट करोगे रेवेन्यू। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब जब सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो गया फाइनली क्या आपका रेवेन्यू। तो 5 स्टेप्स वन हैज टू फॉलो फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। पहला क्या बोला? सर कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड क्या बोला? सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपने को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड क्या बोला? सर ट्रांजैक्शन प्राइस, किस प्राइस पे अपने सेल करेंगे टू द बायर। फोर्थ इज अबाउट एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द ट्रांसफर, सॉरी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो मेरे को एलोकेट करना पड़ेगा किस पे? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कब कब अपने ट्रांसफर करें। फिफ्थ इज अल्टीमेटली रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू, कैसे रिकॉग्नाइज अल्टीमेटली इज दी। अभी ये लोग जो 5 स्टेप है ना उसको एक्सप्लेन किया। व्हाट आर दी 5 स्टेप्स?
तो अपने जो बात किया अभी जस्ट उसको 5 स्टेप्स में ये लोग क्या किया, एक्सप्लेन किया डिटेल, एक एक करके समझ। सबसे पहला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या था सर, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करो द कस्टमर। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? Contract is an agreement between whom? Sir, between two parties. And who are these two parties? One is the buyer, one is the seller. Very easy. सर अपने गुड्स एक दूसरे को, मतलब मैं गुड्स आपको सेल कर रहा हूँ एज अ सेलर, बायर को मैं सेल कर रहा हूँ और बायर मेरे को पैसा ट्रांसफर करेगा से आफ्टर 60 डेज। तो सर अपने दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जहां पे जो भी राइट्स ऑब्लिगेशन है अपने दोनों का वो कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए विच नीड्स टू बी साइंड बाय बोथ बायर एंड, दोनों के बीच में क्या सर, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, कलेक्टिबिलिटी मस्ट बी प्रोबेबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कलेक्टिबिलिटी क्या होना चाहिए सर, पैसा आने का एक प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। कलेक्टिबिलिटी मस्ट बी प्रोबेबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट, बट प्रोबेबल इज डिफाइंड डिफरेंटली अंडर IFRS एंड। जो प्रोबेबिलिटी है ना सर पैसा आने का फ्रॉम दी बायर, वो एक प्रोबेबल होना चाहिए, बट अंडर IFRS एंड US गैप सर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पैसा आना है ना उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। IFRS क्या बोलता है कि सर अपने मान लेंगे कि प्रोबेबिलिटी है पैसा आने का अगर 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, 50 और मोर इफ इट इज द प्रोबेबिलिटी टू रिसीव द मनी, तो अपने IFRS में मानेंगे कि हाँ सर पैसा आ जाएगा एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट। यूएस गैप क्या बोलता है, यूएस गैप बोलता है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, वो बोलता है जब तक प्रोबेबिलिटी से 75 to 80% तक नहीं हो तब तक अपने नहीं मान सकते दैट द कलेक्शन इज व्हाट, वो नहीं मानेंगे कि कलेक्शन क्या। यूएस गैप क्या कर रहा है इस बार, आधा परसेंटेज ले रहा है, मतलब 70 to 80%, 70 to 80%। ऐसा जो परसेंटेज है वो डिफाइंड नहीं है, बट इन जनरिक टर्म्स में बोल रहा हूँ कि IFRS क्या लेता है सर, 50% या उससे ज्यादा का भी प्रोबेबिलिटी होता है तो ये बोलता है हाँ यार देयर इज अ कलेक्टिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। वेयरएज यूएस गैप क्या बोलता है, अराउंड 70 या 80% का सक्सेस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग दी मनी, कलेक्टिबिलिटी का उतना प्रोबेबिलिटी होना चाहिए टू इंश्योर दैट वी कैन कलेक्ट दी। So there will be a contract or agreement between parties buyer and seller and there will be a collectibility will have। IFRS और यूएस गैप क्या बोलता है अलग अलग, IFRS बोलता है सर 50% और मोर, यूएस गैप क्या बोलता है सर नहीं उससे प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी अपने क्या बोलेंगे दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट फर्स्ट था कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और वो भी क्या सेपरेट और डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है सर, जो प्रॉमिस आपने किया है एज अ सेलर टू दी बायर कि मैं आपको गुड्स ट्रांसफर करूंगा, आप मेरे को पैसा देना। आप, मैंने प्रॉमिस किया है टू दी बायर कि मैं आपको गुड्स ट्रांसफर करूंगा। कौन सा गुड, सेपरेट गुड और अलग टाइप का गुड। इसका मतलब सर अलग टाइप का गुड मतलब क्या होगा सर, जो कस्टमर है ना, जो बायर है, वो गुड्स को क्या तो एज इट इज स्टैंड अलोन पे फर्दर सेल कर सकता है, या कोई अपने दूसरे रिसोर्सेज के साथ मिला के उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करके सेल कर। मैंने कुछ से रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया टू दी बायर, वो बायर क्या करेगा से रॉ मटेरियल को एज इट इज क्या तो सेल कर सकता है सेपरेट, और इट कैन बी वो जो मैंने मटेरियल्स उसको भेजा है वो उसका कुछ ट्रांसफॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने गारमेंट्स भेजा उसको, गारमेंट्स, तो वो क्या तो गारमेंट्स को एज इट इज सेल कर सकता है, या गारमेंट्स से कुछ शर्ट्स वगैरह बना के वो फर्दर सेल कर सकता है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब अपने मानेंगे दैट वी हैव मेट आवर। तो दो चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए, एक सबसे पहला सर प्रॉमिस टू डिलीवर द सेपरेट और डिस्टिंक्ट गुड्स टू द कस्टमर, एंड सेकंड दैट गुड शुड बी व्हाट, सेपरेट और डिस्टिंक्ट, अलग होना चाहिए। अलग मतलब क्या, तो सर उसको अपने सेल कर सकते हैं या अदर रिसोर्सेज के साथ क्लब करके वी शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म एंड बी सेल। Then only we will identify, we'll be able to tell that we have identified the performance obligation, which is what, separate into। Third is about the determining the transaction price। थर्ड इज अबाउट डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या हुआ कि सर जो बायर सेलर को पैसा देगा कब, जब गुड्स क्या हो गया सर, ट्रांसफर हो गया है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया किससे, सेलर से बायर के पास। सर बायर के पास क्या आ गया, लीगल राइट आ गया गुड्स का, लीगल राइट आ गया, ओनरशिप आ गया, लीगल राइट आ गया, ओनरशिप आ गया, जैसे फाइन। तब वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन प्राइस। अभी जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा ये फिक्स्ड हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। दिस ट्रांजैक्शन प्राइस कैन बी व्हाट, फिक्स्ड, और इट कैन बी व्हाट, वेरिएबल। सर फिक्स तो पता था, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब हुआ मैंने एज अ सेलर आई टुक say 30 days time to deliver the goods to the buyer where it was
initially told in the contract that it will take ideal time of 60 days, but if I deliver before that, you will give me say सेल प्राइस तो तुम देगा ही देगा, प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ सेल प्राइस भी देगा। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? वेरी इजी। एक कॉन्ट्रैक्ट अपने दोनों इंटर करके रखें कि बोल रहा है कि मैं आपको 60 डेज में गुड्स ट्रांसफर करूंगा। कौन? सेलर बोल रहा बायर को कि मैं आपको गुड्स जो है 60 डेज में ट्रांसफर करूंगा। बायर बोल रहा अगर तुम मेरे को से 30 डेज में ट्रांसफर कर देता है, जो सेलिंग प्राइस है जो मैं आपको दूंगा उसका 10% एक्स्ट्रा दे दूंगा। आई विल गिव यू 10% एक्स्ट्रा। कौन बोला? बायर सेलर। सेलर अगर 30 डेज में दे देता है तो उसको सेलिंग प्राइस तो मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस तो ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड। ये 10% तभी मिलेगा अगर आप 30 डेज में मेरे को डिलीवर। अगर नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट दिस। 60 डेज में तो करेगा ही वो। अगर 60 डेज में करता है तब उसको सेलिंग प्राइस, अगर विद इन 30 डेज कर देता है तो क्या? सेलिंग प्राइस प्लस दिस 10% इज व्हाट एक्चुअली इट्स लाइक अ बोनस, लाइक अ बोनस। नहीं बोला ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो सकता है सर? फिक्स्ड हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। अ फर्म शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन इट इज व्हाट हाईली प्रोबेबल। ठीक है, बोला कि तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे जब क्या? प्रोबेबल है कि पक्का सर प्रोबेबिलिटी है पैसा आने का। पक्का या प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन होगा? डिपेंड करता है सर आईएफआरएस है या यूएस गैप है, जो जस्ट अभी बात दैट इट विल नॉट हैव टू रिवर्स इट। अब देयर इज नो प्रोबेबिलिटी यार कंपनी को रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अ फर्म में नीड टू रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी फॉर अ रिफंड ऑब्लिगेशन एंड ऑफसेटिंग एसेट फॉर राइट टू रिटर्न गुड्स इफ रेवेन्यू फ्रॉम अ सेल कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। कि आपने गुड्स से सेल कर दिया और जो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे ना, तभी रिकॉग्नाइज करना प्लीज जब आपको सर्टेनिटी हो कि आपको पैसा आएगा। जब आपको सर्टेनिटी हो कस्टमर से क्या आएगा? पैसा आएगा। सर व्हाट इफ अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो? सर 2 मंथ्स में हो सकता है कस्टमर मेरे को गुड्स रिटर्न कर दे। अगर ऐसा है तो प्लीज एक काम करो, एक एसेट क्रिएट कर लो, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लो। यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द रेवेन्यू, लेट्स डू वन थिंग। इफ यू हैव अ still uncertainty because you don't know in next 2 months there may be a probability that customer may return the goods to you, so you have already recognized the revenue. As an implication what you can do, you can create a asset and you can create a liability of सर एसेट अपने क्रिएट करेंगे कि जो गुड्स मेरे को रिटर्न आ सकता है उसका एक, और एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि अपने को वो लाइबिलिटी हो जाएगा ना कस्टमर से कि अगर मान ले तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके बाद लाइबिलिटी अगर कि अगर वो जो कस्टमर है वो अगर अपने को गुड्स रिटर्न कर दिया तो अपने को उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक अपने लाइबिलिटी भी क्रिएट, एसेट क्रिएट कर लेंगे गुड्स आने का, लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे सर उसको पैसा देना पड़ेगा। फाइन। A firm should recognize the revenue only when it is highly probable that it will not have to reverse it. तभी आप, अगर आप नहीं श्योर है तो एक काम करिए, रेवेन्यू तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपको पैसा भी आ गया, कोई बात नहीं, आप एक एसेट और एक लायबिलिटी क्रिएट कर लीजिए। लायबिलिटी विल बी विद रिस्पेक्ट टू राइट टू रिटर्न, राइट टू रिसीव द गुड्स, कि आपके पास वापस से गुड्स आ सकता है, और एक लायबिलिटी क्रिएट कर लो कि आपको पैसा रिटर्न देना पड़ सकता है टू दी। फाइन। इन दैट सिनेरियो आपका एसेट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? ये बात कर ली अपने। अ फर्म रिकॉग्नाइजेज द रेवेन्यू व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाइड होगा? देखो इंडिकेटर्स क्या है, दैट द कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड द कंट्रोल, इंक्लूड द फिजिकल पोजेशन बाय द कस्टमर। मतलब कस्टमर के पास वो फिजिकली गुड्स पहुंच गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कस्टमर, कस्टमर एक्सेप्ट भी कर लिया दैट आई हैव रिसीव्ड द गुड्स फ्रॉम द सेलर। कस्टमर टेकिंग ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप। अब कस्टमर के पास रिस्क है, गुड्स को कुछ भी हो जाता है, फायर लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, इट इज नॉट द रिस्क ऑफ द सेलर, इट इज द रिस्क ऑफ हुम? रिस्क ऑफ द बायर, और द कस्टमर होल्ड्स व्हाट लीगल टाइटल एंड द सेलर हैविंग अ राइट ऑफ। सेलर के पास क्या राइट है कि भाई मेरे को अब तुम पैसा दे दो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द गुड। नाउ अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, assume there are certain long term contracts where I am building a say मशीनरी, एक मशीनरी बना रहा हूं एंड वो मशीनरी बनने में से नेक्स्ट 5 years लगेगा, 5 साल लगेगा उस मशीन को बनने में। ठीक है, जब वो 5 years में बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5, जब वो 5 years में बन जाएगा तो वो मशीन को मैं सेल कर दूंगा एट द रेट ऑफ से 100 CR में, 100 करोड़ पे वो मैं मशीनरी को सेल कर दूंगा। उसका जो कॉस्ट है मशीन है, उसका कॉस्ट जो लगेगा तो बनने के लिए दैट इज से 60 करोड़। फाइन, सिंपल नंबर्स लिया।
सर एक मशीनरी आप बना रहे हो, यहाँ पे उस मशीन को बनने में 5 साल लगेंगे, 5 साल के बाद आप उसको कितने में बेचोगे? 100 करोड़। सर कितना खर्च लगेगा उस मशीन को बनने में? 60 करोड़ लगेगा, 60 करोड़ लगेगा उस मशीन को बनने में। तो दिस इज माई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, माई कस्टमर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर को मैं बेचूंगा आफ्टर 5 years एट 100 करोड़, और उस एसेट को, मशीनरी को बनने में 60 करोड़ लगेगा। फिर इसका कैसे अपने अकाउंटिंग करेंगे? हाउ दी अकाउंटिंग विल हैपन फॉर दी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे होगा? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा बेसिस ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या बोलता है? जैसे जैसे आपका, जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होते जा रहा है, उतना आप रेवेन्यू अपने बुक्स में लेते जाओगे, उतना आप खर्चा रिकॉग्नाइज करते जाओ। क्या बोला सर? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या बोलता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, नाम देखो ना सर, जितना परसेंट अपने कंप्लीट करते जा रहे हैं उस एसेट को, उतना परसेंट अपने उस एसेट को कंप्लीट करते जा रहे हैं, उतना अपने बुक्स के अंदर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, और उतना परसेंटेज अपने कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सर 5th ईयर तक जाते जाते मेरा पूरा रेवेन्यू आ जाएगा बुक्स के अंदर में, और पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंस आ जाएगा, पूरा का पूरा एक्सपेंस आ जाएगा। ये खासकर होता है आपका बिल्डर्स वगैरह के केस में, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, उनके केस में होता है। बिकॉज बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा, नेक्स्ट 5 years 10 years तक लग सकता है। बोल रहा है कि सर मान लो से 5 years के अंदर में आप 5 फ्लोर्स बना रहे हो, जो बिल्डर है वो 5 फ्लोर्स बना रहा है, वो बिल्डर जो 5 फ्लोर्स बना रहा है वो पूरा का पूरा बिल्डिंग को बेचेगा, इंस्टेड ऑफ दैट मशीनरी 100 CR में बेचेगा, ठीक है, और उसका कॉस्ट लगेगा 60 CR। तो जो फर्स्ट फ्लोर बना, जो फर्स्ट फ्लोर बना, वो सर से 5 years का प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट ईयर में पोजीशन दे देगा कस्टमर्स को। फर्स्ट फ्लोर बना सर, उसका पोजीशन दे देगा सर, फर्स्ट ईयर का कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, और फर्स्ट ईयर का कुछ खर्चा भी लगेगा, फर्स्ट ईयर का कुछ खर्चा भी लगेगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये 100 करोड़ 5 फ्लोर्स का है और 5 years लगेगा, दिस विल बी 20 CR, विल बी 20 CR, 20 CR, दिस विल 20 CR, दिस विल 20 CR। मैंने इक्वली ले लिया एक बार के लिए, और 60 CR मानो, 60 CR अगर अपने इक्वली लेते तो कितना आएगा? 12 CR। क्या 12 CR मेरा फर्स्ट ईयर का खर्चा लगा, मैंने क्या किया, जानबूझ के मैं इक्वल ले रहा हूँ, हाँ सर, 5 years डिवाइडेड बाई व्हाट 60, तो 12 CR आ जाएगा। तो 12 CR मेरा फर्स्ट ईयर लगा, नेक्स्ट ईयर 12 CR लगा, नेक्स्ट ईयर 12 CR लगा, नेक्स्ट ईयर 12 CR लगा, नेक्स्ट ईयर 12 CR। मेरा एक्चुअली क्या हुआ? दिस इज माई रेवेन्यू, दिस इज माई खर्चा, दिस इज माई रेवेन्यू, दिस इज माई खर्चा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जैसे जितना जितना कंप्लीट होते जाता है, उतना 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 में रेवेन्यू और कॉस्ट। फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है? 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 12। 60/12, 12/60, 12/60 कितना होगा? 1/5, मतलब कितना हो गया? 20%, 20%। तो 20% काम कंप्लीट हो रहा है सर, तो 20% जितना काम कंप्लीट हो रहा है 100 करोड़ का, 20% मेरे को मिला, और 20% ऑफ 60 मैंने क्या किया? खर्चा रिकॉग्नाइज, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट। सर मेरा अगर 20% काम का, तो 20% का मेरे को रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लूंगा, उसके अगेंस्ट में 20% का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। 60 CR का 20% इज एक्चुअली व्हाट? 12 CR में रिकॉग्नाइज। सर व्हाट इफ नेक्स्ट ईयर 20% नहीं 30% अगर काम कर दिए, तो 30% रेवेन्यू आएगा, 30% रेवेन्यू आएगा, 30% और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और फाइन। So for long-term contracts, revenue is recognized based on the firm's progress towards completing a performance obligation over a period of time. सर अगर 5 years का है, तो जितना जितना आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होते जा रहा है, जितना जितना आपका काम कंप्लीट, अकॉर्डिंग यू कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द इनपुट साइड। कितना खर्चा आपका लगा, इनपुट साइड मतलब तो जितना खर्चा लग रहा है, 20% खर्चा लग रहा है, 20% आप रिकॉग्नाइज यूजिंग द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट इनकर्ड एज ऑफ द स्टेटमेंट डेट। अब जिस दिन आप पीएनएल बना रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, उस दिन तक आपका कितना खर्चा लगा, यू कैन रिकॉग्नाइज द खर्चा एंड यू कैन रिकॉग्नाइज। प्रोग्रेस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड फ्रॉम द आउटपुट साइड यूजिंग इंजीनियरिंग माइलस्टोन और द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट डिलीवर्ड टू डेट। मतलब आपने कितना डिलीवर कर दिया, हाउ मच यू हैव डिलीवर्ड, यू हैव डिलीवर्ड ऑफ से 25% ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने डिलीवर कर दिया 25% ऑफ द प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट ईयर, तो उतना आप कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लो, उतना आप क्या कर लो? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 25। So it can be based on the deliver, or it can be based on what? Your total खर्चा है उसका
फर्स्ट ईयर में आपका खर्चा इनकर हुआ उतना प्रोपोर्शनल इनकम कैन रिकॉग्नाइज दैट इज एक्चुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ. Next, a performance obligation is satisfied over a period of time if any of the following three criteria is met. In fact, अपने already बात कर ली है इस चीज का. तो क्या बोल रहा है? Performance obligation is satisfied over a period of time. सेलर का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या सर? गुड्स सप्लाई करने का मतलब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए बायर को. तो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगा? अगर कोई भी एक क्राइटेरिया मीट हो गया तो वी विल अज्यूम व्हाट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन मेट बाय द सेलर एंड सेलर अपना क्या करेगा? रेवेन्यू. व्हाट आर दिस क्राइटेरिया? सबसे पहला, द कस्टमर रिसीव्स and benefits from the goods and services over time as the supplier meets the obligation of the contract. तब कस्टमर के पास सर गुड्स पहुंच गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया एंड कस्टमर क्या कर रहा है? उसका बेनिफिट. दैट विल हैपन इन सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बात करेंगे. सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. द सप्लायर इनहेंसेस एन एग्जिस्टिंग एसेट्स और क्रिएट्स अ न्यू एसेट फॉर द कस्टमर. पूरा कस्टमर के लिए वो एक एसेट क्रिएट किया, वो एक से प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट किया जो कि किसके पास जाने वाला? कस्टमर के पास. थर्ड, सर कस्टमर वो जो एसेट क्रिएट किया ना उसके अलावा सर वो मतलब इट्स टाइप का एसेट है कि कोई और अपने कस्टमर को सेल नहीं कर सकता. मतलब इट इज कस्टमाइज्ड और इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसेट. इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसेट. सर वो जो प्रोडक्ट है ना उस कस्टमर के अलावा कोई और यूज नहीं. अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है इसका मतलब द सेलर वी हैव अचीव्ड आवर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वी हैव फुलफिल्ड आवर. So third, the asset has no alternative use for the supplier and supplier has the right to enforce payment for work complete to date. उतना काम किया उतना का पैसा हकदार है. यू कैन रिसीव दैट अमाउंट. अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, कौन कौन सा? सर कस्टमर के पास राइट है, वो रिसीव कर लिया प्रोडक्ट. सर सप्लायर ने एसेट बिल्डअप कर लिया. थर्ड, वो ट्रांसफर कर दिया टू दी कस्टमर एंड उसके अलावा कोई और उसको यूज नहीं है. एसेट हैज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ द सप्लायर. सप्लायर और कोई को बेच नहीं सकता, कोई और के काम का नहीं है, तो अपने क्या मानेंगे? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो गया. कोई भी तीनों कंडीशन में अगर एक मीट हो जाता. देखो क्या लिखा है. The asset has no alternative use of the supplier and supplier has the right to enforce payment for the work completed to date construction equipment specific to the needs of a single. तो कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो कोई बिल्डिंग बना रहा है सर, फर्स्ट फ्लोर अगर कंप्लीट हो गया तो उतना क्या यू हैव अ राइट टू रिसीव दी. आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन द एक्सपेंस. The cost to secure a long-term contract such as sales commission must be capital. For example, मेरे को कोई एरिया में बिल्डिंग बनाने का वो मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है. बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, आई हैव गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सम थर्ड पार्टी हु टोल्ड मी दैट इफ यू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट आपको मेरे को कमीशन दे. वेरी इजी यार. मेरे को से गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला कि यार आप ये से कोई बिल्डिंग या कोई भी एक एसेट बिल्डअप कर सकते हो इनटू दिस एरिया. बट सर वो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व था एंड वो थर्ड पार्टी बोला कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो यू हैव टू गिव मी सम एक्सवाइजेड कमीशन. वो जो खर्चा लग रहा है ना कमीशन फॉर द बिल्डर, तो सर क्या वो फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस ले ले? नहीं, एक्सपेंस नहीं लेगा फर्स्ट ईयर में. क्यों? क्योंकि सर वो जो बिल्डिंग बनेगा वो फर्स्ट ईयर में बन जाएगा या हो सकता है 3-4 ईयर्स लगे. सर 3-4 ईयर्स लगे तो वो जो खर्चा है ना वो तुरंत इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले लेगा फर्स्ट ईयर में. दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, रेदर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस. अपने क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटलाइज, बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंस मान लेंगे, एसेट के फॉर्म में सेट हो जाएगा एसेट में. ठीक है, एसेट साइड में एसेट बन जाएगा वो. और सर नेक्स्ट 3 इयर्स में या 4 इयर्स में जब बिल्डिंग बन रहा है एलोकेट हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के फॉर्म में. क्यों सर? क्योंकि बिल्डिंग के लिए जो आपने एक्सपेंस पे किया, सेल्स कमीशन पे किया, तो वो बिल्डिंग क्या फर्स्ट ईयर में रेडी हो गया और इट टुक 3-4 इयर्स टाइम. 3-4 इयर्स टाइम. सो व्हाई यू विल एक्सपेंस इन द करंट ईयर? उससे रिलेटेड जो खर्चा है आप फर्स्ट ईयर में क्यों करोगे? क्योंकि सर बिल्डिंग कब बेचेंगे अपने? तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में बेचेंगे. तो जब रेवेन्यू 2-3 इयर्स में आएगा, 4 इयर्स में आएगा, तो उसका खर्चा फर्स्ट ईयर में कैसे ले सकते हो? मैचिंग प्रिंसिपल, सिंपल मैचिंग. रेवेन्यू मेरे को 3 इयर्स में आएगा, उसका एक्सपेंस आज कैसे रिकॉग्नाइज करे? जब रेवेन्यू 3 इयर्स में आएगा ना तो खर्चा भी मैं नेक्स्ट 3 इयर्स में रिकॉग्नाइज. देखो खर्चा रिकॉग्निशन, एक्सपेंस रिकॉग्निशन इज डिफरेंट, पेमेंट इज डिफरेंट. पेमेंट पेमेंट तो मेरे को आज करना है उस पर्सन को, विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स ना, तो आज पेमेंट करना पड़ेगा. पेमेंट अलग होता है. बट सर एक्सपेंस रिकॉग्निशन अलग होता है. एक्सपेंस जो होगा मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा बैलेंस शीट में और नेक्स्ट 3 इयर्स में
विल टेक दैट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, से डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन के फॉर्म में, एक्सपेंस के फॉर्म में, सिंपल मेरे इनकम स्टेटमेंट में सेल्स कमीशन कैपिटलाइज और उसके बाद इनकम विल कम। दैट इज एन एक्सपेंस फॉर दिस कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ द, अगर बिल्डिंग बनने में सर 4 years लगेगा, 4 years में IFRS 15 of revenue recognition. The following summarizes some example from IFRS 15 of appropriate revenue recognition under various, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा अलग अलग सिनेरियोज में। फर्स्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हम अपन एग्जाम्पल ले रहे थे। A contractor agrees to build a warehouse for a price of 10 million and estimates the total cost of construction। बोल रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक कोई वेयर हाउस बिल्डअप कर रहा है जिसका रेवेन्यू, जिसका प्राइस कितना है 10 million, मतलब सर कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलेगा 10 million, उसका एक्सपेंस कितना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 8 million, प्रॉफिट कितना हुआ 10 minus 8 2। Although there are several identifiable components of the building, identifiable components क्या होता है, जिसको आप सेपरेटली बेच सकते हो, कैन सेल सेपरेटली। यार मान लो ये पेन बनाया, इस पेन के अंदर में सर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना जिससे बना है उसको आप अलग अलग बेच सकते हो। एक होता है आइडेंटिफिएबल, एक होता है अनआइडेंटिफिएबल। अनआइडेंटिफिएबल क्या होता है, सर उसमें से उस प्रोडक्ट को निकाल के अलग से सेल नहीं कर सकते, वी कैनॉट सेल इट सेपरेटली, साथ में सेल करना, फाइन। तो बोला although there are several identifiable components of the building, for example site preparation, foundation, electric components, roof, these components are not separable deliverable, बोला कि अलग से उसको सर डिलीवर नहीं करेंगे, बिल्डिंग के साथ में सेल करेंगे। एंड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द कंप्लीट बिल्डिंग, इज इट फाइन। तो वो अलग अलग सेपरेट प्रोडक्ट्स है उसको अलग से नहीं सेल करेंगे, वी विल डू दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विद बिल्डिंग। बिल्डिंग सेल होगा तो वो ऑब्वियसली अंदर का कंपोनेंट्स भी सेल। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन द बिल्डर इनकर्स 4 million ऑफ कॉस्ट, देखो 4 million का खर्चा लगा, इसका मतलब कितना कंप्लीट हुआ काम, 8 million टोटल था और 4 million का खर्चा लग चुका, इसका मतलब कितना काम कंप्लीट हो गया 50%। इट्स वेरी इजी सर, आउट ऑफ 8 वी हैव इनकर्ड व्हाट 4 मींस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट 50%। तो आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हो फर्स्ट ईयर में, 10 million इनटू व्हाट, 10 million इनटू व्हाट 50%, मतलब कितना 5 million। 5 million का रेवेन्यू, 4 million का क्या, 5 million का रेवेन्यू, 4 million का एक्सपेंस, कब फर्स्ट ईयर में। So during the first year of construction, the builder incurs 4 million of cost, 50% of the estimated total cost of completion. Based on this expenditure and a belief that the percentage of cost incurred represents an appropriate measure progress towards completing the performance obligation. बोल रहा है मान लीजिए जो 50% incur हुआ है ना, that is correct. The builder recognize what 5 million as the first year में क्या किया 5 million revenue. During the second year of construction, the contractor incurred an additional 2 million costs. यहाँ पे लिखता हूं मैं, हाँ, ताकि आप इजिली समझ पाओगे कैलकुलेशन। का टोटल रेवेन्यू कितना था, टोटल रेवेन्यू बोल रहा हूँ 10 million, और टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना था 8 million। ईयर 1, ईयर 2, आराम से देखना कैलकुलेशन। ईयर 1 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, पीओसी लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ईयर 1 में कितना बोला, कितना कंप्लीट हुआ, वैसे नहीं बोला था, वो बोला था कॉस्ट लगा, हाँ कॉस्ट कितना लगा 4 million। तो सर 8 में 4 million खर्चा लग गया तो कितना कंप्लीट हुआ 50%। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे फर्स्ट ईयर में 10 million ऑफ 50%, 5 million। ईयर 2 में क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा और कितना खर्चा लग रहा है। ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन द कॉन्ट्रैक्टर इनकर्ड एन एडिशनल 2 million कॉस्ट, एडिशनल वर्ड यूज किया है, इसको समझो कि सर 2 million का एडिशनल खर्चा लगा ईयर 2 में। ईयर 2 में सर कितना लग गया 2 million, ईयर 2 के अंदर में 2 million का खर्चा, आउट ऑफ 8 कितना होगा 25%, 25%। तो 25% ईयर 2 में कंप्लीट हुआ है, तो सर रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे 10 million इंटू 25%, ईयर 2 में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 2 फाइन। दूसरा तरीका देखो करने का, इसका रेवेन्यू और इसका कॉस्ट निकालने का दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड, पूरा एडिशनल खर्चा लगा 2 million, तो सर ईयर 2 में क्यूमुलेटिव खर्चा कितना लग गया, क्यूमुलेटिव खर्चा कितना लग गया ईयर 2 में, सर 4 million तो लगा था फर्स्ट ईयर में, ईयर 2 तक क्यूमुलेटिव लग गया 6 million।
तो टोटल कितना कंप्लीट हुआ? टोटल कितना कंप्लीट हुआ सर? 8 मिलियन। तो मेरा टोटल खर्चा था उसमें 6 मिलियन लग गया। तो 6 डिवाइडेड बाई 8, 6 डिवाइडेड बाई 8 कितना आता है? 75%। देख लो यहाँ भी मैच कर रहा है, 50 + 25। ये क्यूमुलेटिव बात कर रहा हूँ, इज इट फाइन? 75%। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के, टोटल मिला के, तो 10 मिलियन इंटू 75%, विच इज 7.5 मिलियन। ये ईयर 1 प्लस ईयर 2 दोनों मिला के। सर अब बोल रहे ईयर 1 और ईयर 2 मिला के इतना, ठीक है, और ईयर 1 में मेरे को पता है इतना। सर ईयर 2 का क्या हो जाएगा? ईयर 2 का विल भी, देखो 7.5 दोनों ईयर मिला के, और ईयर 1 में आपने 5 रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो 7.5 माइनस 5 क्या? 5 सेकंड ईयर में। 6 मिलियन ईयर 1 प्लस ईयर 2 मिला के आपने एक्सपेंस किया, कॉस्ट लगाया, और 4 मिलियन इज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली ईयर 1। तो ईयर 2 में कितना? 6 माइनस 4 विच विल बी व्हाट? 2 मिलियन का खर्चा विल बी फाइन। तो आपको डिपेंड करता है डेटा कैसे दिया हुआ है। हो सकता है आपको क्यूमुलेटिव दे देगा, आपको ईयर 2 का निकालना, या आपको ईयर 2 का स्पेसिफिकली बता देगा कि ईयर 2 के लिए इन लोग ने कितना खर्चा जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, एडिशनल दैट 2 मिलियन का। दैट फाइन। डिपेंड करता है डेटा में क्या है, उसके अकॉर्डिंग विल बी एबल टू कैलकुलेट कि ईयर 2 का मेरे को फॉर द ईयर का रेवेन्यू निकालना है एंड फॉर द ईयर का कॉस्ट। फाइन। देखो ये वाला मेथड ज्यादा सिंपल लगता है रेदर देन ईयर 1 और ईयर 2 को। क्योंकि आप क्या करोगे? ईयर 1 ईयर 2 को क्यूमुलेट करोगे, देन यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम ईयर 1 टू कंप्यूट फॉर। यहाँ पे लोग एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। देखो ये लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव करके किया, क्यूमुलेटिव करके क्यूमुलेट कर लिया, उसके बाद ईयर 1 से माइनस करके। दिस ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड विद द is consistent with the percentage of completion method. Next, acting as an agent. एक्टिंग एज एन एजेंट सुनो, जो स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्विगी फ्लिपकार्ट अमेजन ऐसे काफी सारा प्लेटफॉर्म्स है विच वी व्हाट यू से परचेज आवर प्रोडक्ट्स। अपने ऑर्डर करते हैं, अपने को गुड्स डिलीवर होता है, बट वो जो गुड्स है उसका ओनरशिप किसका है? ओरिजिनली किसका है? फ्लिपकार्ट अमेजन या स्विगी का है? बिल्कुल भी नहीं सर, वो तो ओरिजिनल ओनर का है। स्विगी फ्लिपकार्ट अमेजन, दोज आर एक्चुअली व्हाट? एग्रीगेटर्स। दोज आर जस्ट एग्रीगेटिंग द प्रोडक्ट्स from different owners from different restaurant, or they are just delivering those products to us and charging commission from the owners. That's fine. तो जो स्विगी फ्लिपकार्ट अमेजन जो है तो का गुड्स थोड़ी है, वो तो कहीं और से लेके अपने को डिलीवर कर रहा है। अपने को डिलीवर करके सर पैसा रिसीव कर ले रहा है, पैसा रिसीव करके वो लोग का कुछ कमीशन माइनस करके, फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह माइनस करके अल्टीमेटली ओनर्स को, जो ओरिजिनल ओनर्स था गुड्स का, जो सेलर्स था, उसको दे दे रहा है। फाइन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सर? जैसे मैंने आज स्विगी से कुछ एक से पिज्जा ऑर्डर किया, 500 रुपीज का, 500 रुपीज का पिज्जा ऑर्डर किया, बट ये जो 500 रुपीज का जो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया थ्रू स्विगी किया है फ्रॉम डोमिनोज, थ्रू स्विगी किया है फ्रॉम डोमिनोज। तो ये जो 500 रुपीज का जो रेवेन्यू है उसमें मान लो 10% कमीशन स्विगी रखता है, तो कितना कमीशन हो गया? 50, इग्नोरिंग टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस पे नहीं जाता हूं मैं। हाँ, तो जो 50 रुपीज है वो किसका कमीशन, वो किसका रेवेन्यू है? स्विगी का। सर 450 किसको, किसका रेवेन्यू है? डोमिनोज का। बट अपने से कितना चार्ज किया स्विगी? आइडली स्विगी अपने बुक्स के अंदर में रेवेन्यू कितना का रिकॉग्नाइज? सर स्विगी तो मेरे से 500 कलेक्ट किया ना, 500 किसको पे कर रहे हो? पर पेइंग ऑन दी ऐप टू दी स्विगी। सर स्विगी का रेवेन्यू क्या होगा? 500 या 450 या 50? क्या होगा रेवेन्यू? का रेवेन्यू होगा सिर्फ 50। मतलब वो जो कमीशन चार्ज कर रहा है ना, वो सिर्फ उसका रेवेन्यू, वो सिर्फ उसका। सर अगर वो 500 रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो अल्टीमेटली कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए था? 50। सर वो कितना अगर रिकॉग्नाइज किया? 500। सर वो कैसे चेंज करेगा अपने इनकम स्टेटमेंट में? अगर वो मान लो 500 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया ना, तो 450 का वो एक्सपेंस दिखाएगा कि 450 उसको डोमिनोज से प्रोडक्ट बाई करने में खर्चा लगा। तो 500 का रेवेन्यू स्विगी अगर दिखाया तो उसको 450 का एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। नेट कितना? 50। नेट कितना? 50 का प्रॉफिट टू दी, या 50 का कमीशन टू दी। या तो एक तरीका ये है, या सर स्विगी एक, या तो 50 500 और 450 नहीं दिखा के डायरेक्टली 50 दिखाए। इसका मतलब उसको क्या दिखाना है? सिर्फ कमीशन। तो क्या दिखाना चाहिए आइडियली? सर फाइन, बिकॉज अल्टीमेटली 50 तो उसका कमीशन है ना, वो प्रोडक्ट थोड़ी ओन करता है, उसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ी है, इज जस्ट अ मीडिएटर टू ट्रांसफर दी गुड्स एंड। तो ये बोल रहा है एक्टिंग एज एन एजेंट। अगर आप एजेंट हो तो आपको सिर्फ
जो एजेंट का जो कमीशन होता है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नॉट प्रिंसिपल का रेवेन्यू। प्रिंसिपल हो गया अपना एग्जाम्पल में डोमिनोज। तो यहाँ पे ये लोग एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। कंसिडर अ ट्रैवल एजेंट हु अरेंजेस अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर अ कस्टमर फ्लाइंग टू सिंगापुर। द टिकट प्राइस इज 10,000। टिकट का दाम क्या है? 10,000। और ये ट्रैवल एजेंट क्या करता है? सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है टिकट बुक करने में। Made by non-refundable payment at the purchase, and the travel agency receives a 1,000 commission on the sale. Because the travel agent is not responsible for providing the flights and bears no inventory or credit risk, they are just acting as what? Agent. अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाता तो एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। बिकॉज दे आर इन एजेंट रेदर देन अ प्रिंसिपल, दे शुड रिपोर्ट रेवेन्यू इक्वल टू व्हाट? कमीशन, विच इज एक्चुअली व्हाट? तो सिर्फ कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए? नॉट 10,000। 10,000 नहीं, 10,000 का जो टिकट प्राइस है उसमें से वो 1,000 चार्ज कर रहा है अल्टीमेटली। सर वो जो 9,000 है, इस 10,000 माइनस 1,000 किसको जाना चाहिए? शुड गो टू दैट कंपनी हु इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द ट्रैवल टिकट, मतलब एयरलाइन को जाना चाहिए। फाइन। Because they are an agent rather than a principal, they should report revenue equal to the commission, is what? One, the net amount of the sale. If they were a principal in the transaction, बोलो अगर खुद principal होता, they would have reported 10,000, the gross amount of the sale and an expense of what? 9,000 of the, ultimately मतलब 1,000 का impact आना चाहिए। पूरा उससे impact क्या होता है? Note that while gross profit is remain the same, कि आपने 10,000 का revenue recognize किया, 9,000 का आपने expense recognize, ultimately gross profit क्या हो गया आपका? बोल रहा note while the gross profit is the same, which is 1,000, regardless whether you are a principal or an agent, gross profit margin is gross profit margin। ऐसे सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स या रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। अगर मान लो वो अगर सिर्फ एजेंट होता तो वो अपना सेल्स लेता 1,000, एक्सपेंस तो उसका कुछ है नहीं, जीपी भी लेता क्या? इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? वेर एज अगर वो प्रिंसिपल है, इसका मतलब सर अगर मान लो वो सेल्स रिकॉग्नाइज किया 10,000 एंड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया 9,000 का, सर उसका जीपी क्या हो जाएगा? फाइन, सेल्स माइनस कॉक्स। इन दैट सिनेरियो उसका जीपी परसेंटेज क्या बन जाएगा? विल बी, अगर कमीशन है आपका 100% विल बी और जीपी मार्जिन, और अगर सेल्स रिकॉग्नाइज करो और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 10%। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे रेवेन्यू तुम इन्फ्लेट कर दिया। अगर स्विगी बाई चांस पूरा का पूरा 500 डोमिनोज वाला जो पिज्जा ना, अगर अपने बुक्स में ले रहा है एज अ रेवेन्यू, फाइन, और एक्सपेंस तो ले रहा है वो 450 का, अल्टीमेटली तो 50 आएगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट, बट जो परसेंटेज के फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू इन नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजी एंड लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजी एंड लाइसेंसिंग का एग्जांपल देखो। पूरा कंसिडर अ फास्ट फूड कंपनी, कोई फास्ट फूड कंपनी है दैट बोथ ऑपरेट्स रेस्टोरेंट एंड ग्रांट्स फ्रेंचाइजी। फॉर एग्जांपल मैकडी, मैकडोनल्ड्स, पूरा की फास्ट फूड कंपनी है जो अपना खुद का भी रेस्टोरेंट चलाता है प्लस फ्रेंचाइजी भी देता है। अगर मेरे को आज मैकडी खोलना है, से कोई एक आउटलेट खोलना है कोई एक एरिया में, तो यार मेरे को क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम दी मैकडी। अपना खुद का भी स्टोर चला रहा है प्लस लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर बाई चांस कोई को मैकडी का शॉप खोलना है, फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी राइट्स लेना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा टू ऑपरेट रेस्टोरेंट अंडर इट्स ब्रांड नेम एंड सप्लाईज फ्रेंचाइजी विद सम प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेली ऑपरेशन। मैंने शॉप खोला सर, बट मेरे को आता नहीं है कि यार मैं कैसे वो ऑपरेट करूं। मैकडी बोलेगा कोई बात नहीं है, मैं आपको गुड्स सेल कर देता हूँ, बंस, ब्रेड्स मेरे को सेल करेगा, उसके अगेंस्ट में मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो देखो मैकडी को क्या फायदा हुआ? सर एक फायदा हुआ, वो मैंने जब उससे फ्रेंचाइजी राइट्स लिया था, मतलब मैं उसको मतलब उसने मेरे को लाइसेंस सेल किया था टू यूज द नेम मैकडी, के लिए मैं उसको पैसा दे रहा हूँ। सेकंड में उसको क्या चीज के लिए पैसा दे रहा हूँ कि सर वो जो मेरे को गुड्स सेल कर रहा है ना, इन्वेंट्री सेल कर रहा है, ब्रेड्स बंस वगैरह सेल कर रहा है, सर वो जो गुड्स सेल कर रहा है दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू फॉर मैकडी, पेमेंट कर रहा हूँ उसके लिए। दो टाइप का रेवेन्यू हुआ। थर्ड टाइप का रेवेन्यू क्या हो जाएगा मैकडी के लिए? सर वो उसका जो खुद का जो शॉप्स चल रहा है, ऑपरेट्स रेस्टोरेंट, खुद का जो शॉप्स चला रहा है, खुद का जो रेस्टोरेंट चला रहा है, उससे भी रेवेन्यू आ रहा है। मैकडी के लिए तीन टाइप का इनकम आ रहा है। कौन कौन सा? एक सबसे पहला सर खुद का रेस्टोरेंट से, सेकंड सर जो लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजी से जो इनकम आ रहा है, फ्रेंचाइजी राइट्स,
यूज करने से, वो आएगा। थर्ड क्या आएगा सर, जो गुड्स ने सेल किया है टू दी फ्रेंचाइजी, टू दी शोरूम्स, टू दी रेस्टोरेंट, अभी बोलो। एज वेल एज चार्जिंग अ लाइसेंस फी। लाइसेंस फीस एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे रॉयल्टी चार्ज कर रहा है। तो मैकडी का ब्रांड यूज करना है, तो मैकडी का ब्रांड यूज करके कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो आई हैव टू गिव सम रॉयल्टी टू दी मैकडी। एवरी ईयर मेरे को कुछ पे करना पड़ेगा बेसिस ऑन माई टर्न ओवर। कोई अगर शार्क टैंक देख रहा है, खासकर जो अभी लेटेस्ट निकला है, उसमें देखो सब जन क्या मांग रहा है, इक्विटी के साथ, मतलब जो इक्विटी एज अ शेयर मांग रहा है, उसके साथ क्या मांग रहा है, टर्न ओवर। जो भी आपका टर्न ओवर होगा ईयरली, उसका आपको क्या पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करना। सिमिलरली इट्स हैपनिंग इन दी, if you are opening any franchisee, you have to give the licensing fees, or you have to give say 2% of your sales। मेरा जो भी मैकडी से सेल्स होगा, उस शोरूम से जो भी सेल्स होगा, से 2% मेरे को पे करना पड़ेगा, किसको, राइट। एज वेल एज चार्जिंग अ लाइसेंस फी, द कंपनी ऑल्सो रिसीव्स अ रॉयल्टी फी ऑफ 2% ऑफ फ्रेंचाइजी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स रेवेन्यू टू बी स्प्लिट इनटू कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज अपने बात की। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनी ओन्ड रेस्टोरेंट, जो मैकडी अपना खुद का रेस्टोरेंट चला रहा है, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है। सेकंड फ्रेंचाइजी रॉयल्टी फीस, से जो फीस आ रहा है वो। एंड थर्ड इज फ्रॉम दी, सर वो लोग जो गुड सेल कर रहा था ना, ब्रेड्स बंस वगैरह, किसको, फ्रेंचाइजी को, उससे जो रेवेन्यू आएगा, दैट विल ऑल्सो गेट व्हाट, franchisees fees often franchisees fee often grant the franchisee the right to operate over numerous period, अलग अलग पीरियड के लिए आपको ऑपरेट, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको फ्रेंचाइजी दे दिया, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको फ्रेंचाइजी। सर जो फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करेगा ना मैकडी मेरे से, तो अपफ्रंट चार्ज कर लेगा, फ्रेंचाइजी फीस तो से लमसम अमाउंट आज अपफ्रंट चार्ज कर लेगा। तो सर जो मैकडी है, वो क्या अपने बुक्स के अंदर में जो फ्रेंचाइजी फीस चार्ज कर रहा है और नेक्स्ट 5 ईयर्स का, वो क्या आज ही पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। हैज टू बी स्प्लिट ओवर नेक्स्ट 5, हैज टू बी स्प्लिट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। बिकॉज सर फ्रेंचाइजी कब एंजॉय कर रहा है राइट्स, आज फर्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो सिमिलरली सर मैकडी अपने बुक्स के अंदर में जो फ्रेंचाइजी का फीस है, वो फुल फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज इन नेक्स्ट व्हाट, 5 ईयर्स। Would a franchisee fee often grant the franchisee the right to operate over numerous period and would initially be treated as what, deferred revenue। का मतलब, अगर तुम आ गया डेफर्ड रेवेन्यू वाला अपना, अगर जो मैकडी है, वो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो नहीं करना चाहिए, अगर फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, अनअर्न्ड रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। सर फर्स्ट ईयर में वो पूरा का पूरा अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उसको एक लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, एक लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब सर एवरी ईयर उसका क्या होगा, रेवेन्यू, एवरी ईयर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो सर फर्स्ट ईयर में मेरे पास बैंक में पैसा आ गया और अनअर्न्ड रेवेन्यू एक क्रिएट कर लिया वो, इसका मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में इट हैव टू शो व्हाट रेवेन्यू, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में रेवेन्यू शो, ये पैसा तो आज ही आ गया ना उसको, ऐसी से सर पैसा तो आज ही आ गया, इसलिए उसको तो आज पूरा रेवेन्यू दिखाना नहीं चाहिए। अगर वो आज रेवेन्यू नहीं दिखा रहा, तो सर कैसे करेगा वो, अपने बुक्स में एडजस्टमेंट कैसे करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट दिखाएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू का एक लायबिलिटी क्रिएट, सिंपल। और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में वो ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब स्प्लिट कर देगा नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो franchisee fee often grant the franchisee the right to operate over numerous periods and would initially be treated as what, deferred revenue या unearned revenue। Subsequently, it will be amortized to revenue in the income statement over the life of the franchisee contract। ये 5 ईयर्स में मिला तो 5 ईयर्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड। रॉयल्टी फी कैसे होगा, रॉयल्टी फी, तो रॉयल्टी फी तो सर टर्नओवर पे लग रहा है, जितना भी ईयर एंड पे आपका टर्नओवर होगा, उसका से 5% आपको पेमेंट करना पड़ेगा मैकडी को, कि आपका से फर्स्ट ईयर में 10 लाख का रेवेन्यू हुआ, उसका 5% क्या करो, पेमेंट करो। तो इसका मतलब एक्चुअल बेसिस पे होने वाला है सर, वो तो ईयर एंड पे पता लगेगा ना, मार्च में जाके पता लगेगा एज अ फ्रेंचाइजी मैंने कितना सेल किया, 10 लाख का सेल किया, चलिए 5% में मैकडी को पे कर देता हूँ, तब जितना भी उसको 5% का जो भी रेवेन्यू आ रहा है, वो रिकॉग्नाइज मैकडी, मतलब एवरी ईयर रिकॉग्नाइज करेगा बेसिस ऑन दी actual turnover of the franchisee into what, royalty fee का percentage। So royalty fee will be included periodically in the franchisor's account when they become contractually payable by the franchisee under the terms of the। Next is service versus license। सर्विस वर्सेस, देखो सर्विस वर्सेस लाइसेंस क्या होगा,
इन्फोसिस अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, इन्फोसिस अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, प्लस इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का भी आपको सर्विसेज सेल कर रहा है। सर्विसेज क्या चीज का सर? मेंटेनेंस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज भी आपको सेल। फाइन, तो इन्फोसिस आपको दो चीज सेल किया, सॉफ्टवेयर सेल किया और सर्विसेज सेल किया। क्या चीज का सर्विसेज सर? सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का या सॉफ्टवेयर मेंटेन करने का सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सर्विसेज वर्सेस, तो लाइसेंस आपको मिला सॉफ्टवेयर यूज करने का एंड सर्विसेज आपको मिलेगा फॉर दी। अब बोल रहे इसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज दी रेवेन्यू इफ वी आर गेटिंग दी सर्विसेज फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर कंपनी एंड दी रेवेन्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्फोसिस? ऑब्वियसली इन्फोसिस, बिकॉज आई हैव टेकन दी सर्विसेज फ्रॉम द इन्फोसिस। सर्विसेज ने जो इन्फोसिस है उसने अपना सॉफ्टवेयर भी बेचा, अपना सर्विसेज भी बेचा। बोला इन्फोसिस अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगा इफ इन्फोसिस इज सेलिंग द सॉफ्टवेयर प्लस व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ। अभी जो सॉफ्टवेयर जो बेचा है ना, ये दो टाइप से बेच सकता है। एक हुआ तो जो बायर है वो अपने लैपटॉप में फिजिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, फिजिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। फाइन, मैं आपको जब क्लास बेचता हूँ तो सॉफ्टवेयर बोलता हूँ ना, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, तो फिजिकली सॉफ्टवेयर मैंने आपको सेल कर दिया, सॉफ्टवेयर आपको मिल गया। आई एम नॉट सेलिंग दी सॉफ्टवेयर, आई एम सेलिंग दी क्लासेस, तो मेरा अलग होगा क्योंकि मैं आपको सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्फोसिस का एग्जांपल चल रहा है कि वो जो सर सॉफ्टवेयर है वो अपने क्या किया, फिजिकली अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए। सेकेंड, सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किए, क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं। क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज का मतलब क्या होगा सर? वो सॉफ्टवेयर का अपने को एक्सेस मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब वी विल नॉट डाउनलोड इन आवर लैपटॉप, जाएंगे इंटरनेट पे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो ओपन करेंगे और जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने एक्सेस कर पाए। इसका मतलब अपने को फिजिकली सॉफ्टवेयर मिला, फिजिकल सॉफ्टवेयर नहीं मिला। सबसे पहला सर फिजिकल सॉफ्टवेयर मिला, सेकंड क्या, क्लाउड सर्विसेज मिला। मतलब वी विल यूज व्हाट, इंटरनेट, इंटरनेट के हेल्प से अपने यूज करेंगे सॉफ्टवेयर। प्लस सर्विसेज तो अलग है, प्लस सर्विसेज। अब यहाँ पे बोलता है कि अपने कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। Would I consider a software supplier that allow customer to purchase a license and install the software on their own machines or subscribe to a cloud-based solution with access over the, what will happen to the in treatment? सबसे पहला ये वाला चीज ले लेते हैं। If customer access the software without taking physical possession of the software, cloud-based services अगर लेता है and contract is for a service and revenue should be recognized over the of the contract। तो अगर कस्टमर एक्सेस कर रहा है सॉफ्टवेयर विदाउट टेकिंग दी फिजिकल पोजेशन, मतलब यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज, अगर वो क्लाउड सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, फिजिकल सॉफ्टवेयर नहीं लिया है प्लस सर्विसेज लिया है, वही लिखा है ना। इफ कस्टमर एक्सेस द सॉफ्टवेयर विदाउट टेकिंग द फिजिकल ऑफ द सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ सर्विस। क्या मानेंगे इसको? तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो क्या मानेंगे? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। एंड इन दिस सिनेरियो वी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, मतलब इन्फोसिस रिकॉग्नाइज करेगा ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के। मान लो अगर आपको 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया आपने, दैट यू वांट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर ऑफ इन्फोसिस फॉर 5 इयर्स, तो आप जो पैसा दे रहे हो ना इन्फोसिस को, या जो इन्फोसिस के पास रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू आज के दिन फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिकॉज सर इन्फोसिस का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से फर्स्ट ईयर का या नेक्स्ट फाइव ईयर्स के अंदर में विल गेट फॉर द लाइफ ऑफ। फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा रेवेन्यू नहीं आएगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, फेज आउट पीरियड। नेक्स्ट बोला if customers access the software without taking the physical possession of the software, cloud based access, contract is for a service and the revenue should be recognized over the life of the next 5 years. Second, if customer purchases a license and install the software on their own system, तब यहाँ का बात कर रहे हैं फिजिकल सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। IFRS अलाउज फॉर 2 ट्रीटमेंट, पूरा IFRS 2 ट्रीटमेंट अलाउ, एक सबसे पहला अलाउ करता है द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड अलाउ करता है वन टाइम रिकॉर्ड फिजिकल। सर जो रेवेन्यू है ना वो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में ही अपने रिकॉग्नाइज कर, जो रेवेन्यू है फिजिकल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जो अपने लाइसेंस बेचे वो पूरा का पूरा अपने फर्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड।
सेकेंड ट्रीटमेंट होगा कि सर अगर आपने सॉफ्टवेयर बेचे प्लस सर्विसेज भी बेचे, सॉफ्टवेयर बेचे प्लस सर्विसेज भी बेचे, तो सर सॉफ्टवेयर का खर्चा जो है वो वन टाइम फर्स्ट टाइम पे ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सर्विसेज ने मान लो नेक्स्ट 5 इयर्स में उसको अपग्रेडेशन का सर्विसेज देंगे, तो नेक्स्ट 5 ईयर में सर्विसेज का अपने को रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम द कस्टमर उसके हिसाब से। टू ट्रीटमेंट, फर्स्ट अगर मान लो सॉफ्टवेयर अपने सेल कर दिए, अपने को सर अपने अपफ्रंट ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में। और सर जो सर्विसेज नेक्स्ट 5 इयर्स का मेंटेनेंस सर्विसेज है, तो जो भी पैसा आते जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में उसके हिसाब से विल रिकॉग्नाइज। दैट इज द फर्स्ट। सेकंड सर अपने क्या करेंगे, ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे सॉफ्टवेयर। तो टू ट्रीटमेंट्स। फर्स्ट, द सॉफ्टवेयर सप्लायर विल रिपोर्ट रेवेन्यू ओवर द लाइफ ऑफ द। क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया, ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कब तुम रिकॉग्नाइज करेगा, जब आपने फिजिकल सॉफ्टवेयर दिया, मतलब द कस्टमर हैज एक्चुअली इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर फिजिकली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सॉफ्टवेयर सप्लायर विल रिपोर्ट रेवेन्यू, मतलब इन्फोसिस ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट 5 इयर्स तक। क्राइटेरिया क्या है, द सॉफ्टवेयर सप्लायर विल कंटिन्यू डेट एंड एनहांस द सॉफ्टवेयर ओवर द टर्म ऑफ द, का मतलब आप उसको मेंटेन करते जाओगे, इन्फोसिस मेंटेन करते जाएगा, अपडेट करते जाएगा, इनहेंस करते जाएगा सॉफ्टवेयर। सेकंड, customers will be exposed to potential benefits or negative impact from updates and enhancements, मतलब कस्टमर वो जो बेनिफिट मिलेगा उसको एंजॉय भी करेगा, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसको सफर भी करेगा। थर्ड, अपडेट्स एंड इनहेंसमेंट डू नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस, क्योंकि आपने गुड्स और सर्विसेज फिजिकली तो डिलीवर नहीं किया, पूरा वो जो अपडेट और इनहेंसमेंट होगा उसका वजह से जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है टू दी अल्टीमेट। The software supplier will report revenue at the outset of the contract. जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उस समय क्या कर सकता है, पूरा का पूरा रेवेन्यू, क्या चीज का, सॉफ्टवेयर। इस सर्विसेज तो नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स में मिलेगा ना, और सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू पूरा का पूरा इन दी, the license grants the customer the right to use the software as it exists at the start of the, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ उसी समय आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सकते हो, बिकॉज यू हैव गिवन व्हाट, फिजिकल डिलीवरी टू द कस्टमर। Second, a separate contract exists for enhancement and updates to the software. That is actually what, कुछ भी enhancement, कुछ भी services अगर आप provide कर रहे हो, उसका अगर separate contract है, over the life of the contract क्या होने वाला है, revenue यदि यदि है। Is it fine? यहाँ पे क्या सीखे अपने, सर अगर अपने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्लस मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं तो अपने कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, सॉफ्टवेयर के अंदर में देयर कैन बी अ फिजिकल सॉफ्टवेयर और इट कैन बी, अगर आप क्लाउड सर्विसेज दे रहे हो, गिविंग द क्लाउड सर्विसेज, द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज होगा रेवेन्यू। लेकिन अगर आप फिजिकल सॉफ्टवेयर दे रहे हो तो फिजिकल सॉफ्टवेयर के अंदर में भी दो चीज है सर, फिजिकल सॉफ्टवेयर जो अपन दे रहे हैं उसके अंदर में सर IFRS बोर्ड है, देयर कैन बी टू थिंग्स, टू ऑल्टरनेटिव्स विच यू कैन फॉलो। अगर सबसे पहला, ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, कब, जब सर्विसेज या एनहांसमेंट ऑफ द एसेट्स आपने ट्रांसफर नहीं किया, मींस यू विल गिव ओवर द लाइफ ऑफ द सर्विसेज और मेंटेनेंस जो आप प्रोवाइड करोगे कस्टमर को से नेक्स्ट 5 इयर्स तक प्रोवाइड करोगे, तो सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस फीस है ना वो भी नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप, मतलब अपफ्रंट नहीं करना, आपको अपफ्रंट नहीं करना। लेकिन सर अगर अपना सेपरेट अग्रीमेंट है, सॉफ्टवेयर का अलग अग्रीमेंट है, सर्विस का अलग अग्रीमेंट, कस्टमर के साथ सॉफ्टवेयर का ये रेवेन्यू मेरे को मिलेगा, सर्विसेज का अपने को अलग रेवेन्यू मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर वाला अपने फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे और सर्विस नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर में रिकॉग्नाइज करेंगे। इफ इट इज agreed in next 5 years तक we will give the services, डिपेंड करता है कि what type of agreement। लास्ट इज बिल एंड होल्ड अग्रीमेंट, बिल एंड होल्ड, आपने बिल कर लिया, आप होल्ड करके रखे हो क्या चीज को, गुड्स। कस्टम जो सप्लायर है वो क्या किया, बिल कर दिया, बिल कर दिया मतलब क्या हो गया, तो 31 मार्च को बिल काट दिया, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया अपने बुक्स के अंदर में। सर बिल कस्टमर के अगेंस्ट में बिल काट दिया कि रेवेन्यू, मतलब वी हैव सोल्ड द गुड्स टू द कस्टमर, बट होल्ड करके रखा, अभी भी होल्ड करके रखा, मतलब फिजिकल डिलीवरी नहीं किया है कस्टमर को, अभी तक फिजिकल डिलीवरी नहीं किया, इट इज स्टिल विद द सप्लायर, सप्लायर के प्रेमाइसेस में है अभी तक। अगर सप्लायर के प्रेमाइसेस में है, कैन वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, सप्लायर एज अ कस्टमर, एज अ
सेलर वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, क्यों? अभी तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है कस्टमर एंड रिवॉर्ड हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। और हमने क्या बात किए थे, तो जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज, बिकॉज इट इज स्टिल अंडर द प्रीमाइस ऑफ द, अभी भी सेलर के प्रीमाइस में अगर उस गुड्स को आग लग जाता है, फायर हो जाता है, तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर का या सेलर का? सेलर का, बिकॉज इट इज स्टिल अंडर द प्रीमाइस। जब गुड्स ट्रांसफर हो गया टू द कस्टमर या रेडी टू शिप है, क्या रेडी टू शिप है कि हाँ शिपमेंट होने वाला है, या सर एक ऐसा गुड्स है कि उस कस्टमर के अलावा वो गुड्स और कोई यूज नहीं कर सकता है, सप्लायर खुद भी यूज नहीं कर सकता, देन वी कैन रिकॉग्नाइज। या कस्टमर बोला कि नहीं यार आप मेरे को ट्रांसफर कर देना, कस्टमर अग्रीड है कि ठीक है आपके पास है, इट इज फाइन, बट यू कैन ट्रांसफर मी, देन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज कब करेंगे रेवेन्यू, कि सर अगर कस्टमर अग्री करके रखा अपने से कि ओके आप डिलीवर कर देना। सेकंड, सर वो गुड्स कोई और यूज नहीं कर सकता, मतलब इट इज व्हाट, कस्टमाइज्ड गुड्स। और नॉन कस्टमाइज्ड गुड इज नॉन कस्टमाइज्ड, मतलब स्पेशलाइज्ड गुड है विच विल बी यूज ओनली बाय दैट कस्टमर। आपने उस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बनाया और कोई उसको यूज नहीं, ठीक है। इन दैट सिनेरियो ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर्स। लास्ट पार्ट है रेवेन्यू का, डिस्क्लोजर। सर कोई भी कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट हर कंपनी रेवेन्यू, बट सर डिस्क्लोजर्स क्या देगा फिर? व्हाट आर द डिस्क्लोजर? रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स अंडर द कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स भाई, सर कस्टमर वाइज, कैटेगरी वाइज रेदर आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करना। सर कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब सर जोग्राफिकल लोकेशन वाइज मेरे को रेवेन्यू बताना पड़ेगा। सर कितना इंडिया से है, कितना आउट ऑफ इंडिया, कितना इंडिया से आया रेवेन्यू, कितना आउट ऑफ इंडिया से है, वो बताना पड़ेगा। या हो सकता है सर अलग अलग कस्टमर्स का अलग अलग क्रेडिट टर्म्स होगा, आई हैव 10 कस्टमर्स, आउट ऑफ दैट 10 कस्टमर्स 6 कस्टमर्स मेरा क्रेडिट टर्म है से 60 डेज का, बाकी है से 80 डेज का, वो मेरे को अलग से बताना। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, वो मेरे को अलग से उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सर प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रहा हूँ वो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सर कौन सा प्रोडक्ट मैंने कितना सेल किया, कौन सा प्रोडक्ट मैंने कितना सेल किया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग बैग्स, आई एम सेलिंग क्लोथ, आई एम सेलिंग से फुटवेयर ऑल्सो, तो मेरे को वो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज भी, इनफैक्ट ऑल द कंपनीज डज दैट। तो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी का जो सेल्स है सर, वो जो रेवेन्यू है या जो सेल्स है वो टोबैको से भी आ रहा है, पेपर से भी आ रहा है, और एफएमसीजी से भी आ रहा है, तो उसको अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी पे contract with customers by category. Also, they'll have to report asset and liabilities related to the contracts, including balances and the changes. Is it fine? Assets और liability का बात की है, सर कितना पैसा है, और liability, unearned revenue, unearned revenue also रिफंड, कि अगर सर कंपनी को रिफंड करना पड़ गया, क्योंकि सर कस्टमर्स रिटर्न कर सकते हैं गुड्स को, बिल्ड एसेट राइट टू रिटर्न, और तुम लाइबिलिटी क्रिएट करके रखा है रिफंड का, सर वो बैलेंस और वो आपको चेंजेस बताना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, और सर लास्ट ईयर ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, और उसके बीच का क्या मूवमेंट, उसके बीच का मूवमेंट, तो सारा चीज आपको रिपोर्ट करना। थर्ड इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि कितना अभी और आपका ऑब्लिगेशन है, एंड ट्रांजैक्शन प्राइसेस एलोकेटेड टू देम। थर्ड इज मैनेजमेंट का जजमेंट यूज टू डिटरमिन द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग एनी चेंजेस टू दोस, बिकॉज अल्टीमेटली सर जो मैनेजमेंट का जजमेंट है उसके ऊपर में रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट का मन करेगा रेवेन्यू इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, तो वो पॉलिसी चेंज कर सकता है। और अगर मैनेजमेंट का कोई चेंजेस हुआ जजमेंट के अंदर में, वो भी क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तुम सोचो यार एज अ एनालिस्ट, हाउ यू विल सी, यार लास्ट ईयर कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया ऐसे 2000 करोड़ का रेवेन्यू, नेक्स्ट ईयर कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया ऐसे 2400 करोड़ का रेवेन्यू, 20% का जंप, 20% का जंप, तो 20% आपने देखा ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। सर व्हाट अबाउट क्लोजर्स, अगर मैनेजमेंट ने कुछ रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में चेंजेस कर दिया है, इफ द मैनेजमेंट हैज चेंज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉलिसी, यू हैव टू गो थ्रू दैट पॉलिसी ना, आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर चेक करना पड़ेगा कि यार मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस किया है क्या। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करता तो हो सकता था दी रेवेन्यू वुड हैव बीन जस्ट 2200 करोड़, 2000 से 2200 करोड़ होता, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैनेजमेंट का जजमेंट का जो एस्टिमेट, अगर मैनेजमेंट ने चेंज किया या कोई अपना जजमेंट चेंज किया, पॉलिसी चेंज किया, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ चेंज इन द रेवेन्यू फ्रॉम 2200 टू 2400, तो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट का
चेंजेस की वजह से एज ए एनालिस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, एज ए एनालिस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ. तो मैनेजमेंट जजमेंट यूज टू डिटरमिन द अमाउंट एंड द टाइमिंग ऑफ द अमाउंट रेवेन्यू. सर कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तब रिकॉग्नाइज करेंगे या बिफोर दैट. अगर कुछ ऐसा चेंजेस हुआ शुड बी अवेयर ऑफ, शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दी. परफेक्ट. ये था अपना एलियस नंबर ए. आज के क्लास में सिर्फ अपने एलियस नंबर ए डिस्कस किया और इनफैक्ट आई थिंक मैंने इनफैक्ट स्टार्टिंग का हाफ एन आवर लिया था बेसिक्स समझाने का. एंड ये अपने को और भी जगह काम आएगा. तो इनकम स्टेटमेंट वगैरह मैंने आपको समझाया था इनिशियली, बहुत ज़्यादा काम आएगा मेरे को. दैट फाइन. ये बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है फॉर यू स्टार्ट डायरेक्टली विद दी. चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले तो 30.1 के अंदर में, उसके बाद आज क्लास स्टॉप कर. The first step in the revenue recognition policy, what were the different steps? The first step क्या था? Identifying the contract. Second step क्या था? Contract आपने identify किया, sir identify the distinct or separable performance obligation. Third क्या था? Transaction price. Fourth क्या था? Allocating the performance obligation over the transaction price. Fifth was what? Revenue recognition. आपसे पूछा first step क्या है? Determine the price? No. Identify the contract? Yes. Correct. Identify the obligation? No. First step is identify the contract. Number 20 का. Question number 2. A contractor agrees to build a bridge for a total price of 10 million. Total कितना आने वाला है उसको? 10 million. The project is expected to take 4 years to complete. 4 साल लगेगा कंप्लीट होने में. At a total cost of 6.5 million. टोटल खर्च कितना लगेगा? 6.5. After year 1, cost of 2.5 million have been incurred. 2.5 million खर्च हो चुका है. And a further 1 million in cost are incurred in year 2. Year 2 में कितना हुआ है? 1 million. Year 1 year 2 मिला के कितना हुआ है? 2.5 plus 1, which is what? 3 point. The client pays 2 million in each of the first 2 years. कि फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 2 million आपको मिला. The amount of revenue the contractor should recognize in year 2. अच्छा बोला 2 million कैश मिला, बोला कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा इन ईयर 2. तो कितना करेगा? दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था. या तो आप ये निकाल लो या क्यूमुलेटिव निकाल लो, तभी आप कंफर्टेबल. देखो ईयर 1 ईयर 2, सबसे पहला कॉस्ट लेते. टोटल रेवेन्यू उसका वैसे 10 मिलियन था, टोटल कॉस्ट कितना था? 6.5 मिलियन. राइट. $10 million was total revenue and total cost is 6.5. फर्स्ट ईयर में कितना कॉस्ट इनकर किया? 2.5. सेकेंड ईयर में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है? देखो 2.5 डिवाइडेड बाय 6.5, तो 6.5 2.5 आपने इनकर कर लिया तो कंप्लीट हो गया. 2.5 डिवाइडेड बाय 6. 11.38. यहाँ पे 1 मिलियन आपने एक्स्ट्रा इनकर किया डिवाइडेड बाई 0.5. कितना आपने कंप्लीट किया काम? 1 डिवाइडेड बाई 6.5, 15.38% यू हैव कंप्लीटेड. रेवेन्यू कितना आएगा फर्स्ट ईयर में? रेवेन्यू कितना? बताइए लोग. ये क्लाइंट पेज 2 मिलियन इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर. क्लाइंट ने पे किया है, फर्क नहीं पड़ता है क्लाइंट कितना पे कर रहा है. आपका जितना कंप्लीट हुआ उतना आप यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एज पर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीट. तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 10 मिलियन इंटू 38.46. 10 मिलियन इंटू 38.46 विल बी हाउ मच? 38. ये हो जाएगा 3.846 मिलियन. फर्स्ट ईयर में यू कैन रिकॉग्नाइज. सर कैसे किया आपने? 38.46 इंटू 10 मिलियन. नेक्स्ट ईयर में 15.38% आपका कंप्लीट हुआ एक्स्ट्रा ऑन 10 मिलियन. दैट विल बी 10 इंटू 15.38%. दिस विल बी 1.5. नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू कितना? 0.5. दिस विल बी द आंसर. विच ऑप्शन इज करेक्ट?
ऑप्शन नंबर ए 0.54 1.5। कोई को अगर क्यूमुलेटिव मेथड से करना है, बाई चांस कोई का मन है क्यूमुलेटिव मेथड से करने का, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बट कर सकते हो। और ऑल्सो डिपेंड करता है आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। यहाँ पे लोग दिया ना ईयर 2 में एडिशनल कॉस्ट इनकर होगा, अगर बोल दिया कि ईयर 2 मिला के टोटल कॉस्ट कितना इनकर हुआ तब तो वो क्यूमुलेटिव हो गया। क्यूमुलेटिव कर दे रहा हूं मैं यहाँ, ईयर 1 प्लस ईयर 2 टोटल कॉस्ट कितना इनकर हुआ देखो, 2.5 प्लस 1 हाँ 3.5, 3.5 मिलियन इनकर हुआ। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, 3.5 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इनकर डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट 6.5 which will be 53.8 53.84%, 53.846 है मतलब 85% अप्रोक्सीमेटली 53.85%, राइट। ये टोटल है, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा दोनों साल मिला के 10 मिलियन इंटू 53.85%, दिस विल बी 5.385 मिलियन। ठीक है, ये दोनों साल मिला के, तो दोनों साल मिला के सर टोटल कॉस्ट इतना, दोनों साल मिला के रेवेन्यू इतना। अपने को क्या बोला था, ईयर 2 का रेवेन्यू बताना है और ईयर 2, ईयर 1 का रेवेन्यू कितना है 3.846, तो ईयर 2 का कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस, फाइन। ईयर दोनों साल मिला के है ना 5.385 माइनस 3.8, चेक करो 1.538 के आसपास आए, 1.539, 5 मीन्स 1.54, approximately 1.54। Option number A is correct. Next, question number 3. A realtor sells one of its clients' houses for 1.4 million, earning a commission of 3%. तो कमीशन अर्न किया 1.4 मिलियन पे क्या 3%। The cost to the retailer associated with the seller 15,000, पूरा खर्चा लगा 15,000। What is the relator's gross profit for this transaction? ग्रॉस प्रॉफिट बताना, क्या करे, सेल्स माइनस कॉस्ट करे या कमीशन माइनस कॉस्ट करे, कमीशन माइनस कॉस्ट, फाइन बिकॉज ही इज जस्ट एक्टिंग एज व्हाट एजेंट। कमीशन है ना, कमीशन अर्न किया है 1.4 मिलियन इंटू 3% बताओ, और 1.4 मिलियन को ओपन कर लेना, ये 15,000 ओपन किया हुआ ना, 1.4 मिलियन 1.4 इंटू 10 लाख इंटू 3%, कमीशन आ रहा है आपका 42,000, कमीशन या रेवेन्यू आ रहा है 42,000 माइनस क्या कॉस्ट माइनस 15, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 27,000, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 27,000। देखो ऑप्शन नंबर बी इज सेल्स, ऑप्शन नंबर बी सेल्स या रेवेन्यू या कमीशन है, ठीक है, पर सी तो पूरा ही रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बट दैट्स इट फॉर टुडे। आज अपने एलओएस नंबर ए सिर्फ डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद एलओएस नंबर